अब हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं ये है हमारा स्टॉक एक्सचेंज। मैंने आपको कहा था कि स्टॉक एक्सचेंज नाम से कोई चैप्टर नहीं है आपके पास, लेकिन इस स्टॉक एक्सचेंज यूनिट में हम कितने चैप्टर कवर करने वाले हैं आपके सिलेबस से? 5 चैप्टर्स जो है वो कवर करेंगे। तो जब इस स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग पढ़ेंगे तो उसको पहले हम लोग अपने पीपीटी राउंड से पढ़ेंगे, ताकि पहले कहानी का दौर हम खत्म करें। यानी स्टॉक एक्सचेंज है क्या, स्टॉक एक्सचेंज आया कहां से, किस तरह से ये इवॉल्व हुआ, स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत क्यों पड़ी, कितने स्टॉक एक्सचेंज है हमारे पास, स्टॉक एक्सचेंज करता किस किस काम को है। इसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में जो भी मैकेनिज्म होगा, जैसे जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो कैसे आपके पास शेयर्स पहुंचते हैं, जब आप बेचते हैं तो कैसे आप तक पैसे पहुंचता है, ये सेटलमेंट करने का काम कैसे होता है, पहले सेटलमेंट कितने दिनों में होता था, अब सेटलमेंट कितने दिनों में हो रहा है, ये जितने भी तरह की चीजें हैं। हम जो निफ्टी वर्ड सुनते हैं, हम जो सेंसेक्स वर्ड सुनते हैं, क्या है ये निफ्टी, क्या है ये सेंसेक्स, कैसे आप न्यूज में सुनते हैं कि निफ्टी इतने पॉइंट उछाल के साथ बंद हुआ, इतने पॉइंट गिर गया, किसी ने धक्का दे दिया, किसी ने उसे ऊपर की ओर उछाल दिया, किया क्या, और कैसे इसके फ्लक्चुएशन से हमारे जो है स्टॉक्स के प्राइस कम या ज्यादा होते, या हमारे स्टॉक के प्राइस के कम या ज्यादा होने का क्या असर जो है वो निफ्टी या सेंसेक्स पे पड़ता है। तो ये बहुत सारे चीज हैं जिनका हमें जवाब ढूंढना है, जो हम इस यूनिट में क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। एक एक स्टेप के साथ, एक एक चीजों के साथ हम चलेंगे। तो सबसे पहले जो नॉर्मल एक डिस्कशन, नॉर्मल जो एक बातचीत करते हैं हम, वो ये है कि हमने जब फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ा था, जिन्होंने नहीं पढ़ा था वो देखेंगे कि कैसे वो दोबारा उस चीज को देख लें। फाइनेंशियल सिस्टम कुछ याद है? फाइनेंशियल सिस्टम के एस्पेक्ट, कुछ फाइनेंशियल सिस्टम का कंपोनेंट? मार्केट प्रोडक्ट, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, इंटरमीडिएरीज और कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट। गुड, कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। जब हम लोग मार्केट में गए थे तो आपने देखा था हमने मार्केट को कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था? मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। फिर कैपिटल मार्केट को कितने पार्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था? तो कौन कौन सा? सर एक तो लोन्स था एंड एक शेयर्स। एक सिक्योरिटीज मार्केट और एक था हमारा अदर फॉर्म ऑफ लेंडिंग एंड। फिर हम सिक्योरिटीज मार्केट में, सिक्योरिटीज मार्केट को कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आ गया वो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। तो अब देखिए, इससे पहले का चेन आपको क्लियर है, यस या नो? यस सर। अब देखिए इसी पार्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर ये दोनों के दोनों खत्म हो जाए तब आपका वो फाइनेंशियल सिस्टम 100% खत्म होगा। सही कह रहा हूं? यस सर। क्योंकि उसके बाकी कंपोनेंट को तो बहुत डिटेल में पढ़ा, पूरा का पूरा हमने फाइनेंशियल प्रोडक्ट पढ़ लिया कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, इंटरमीडिएरीज पूरा पढ़ लिया, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन पढ़ लिया। लेकिन हम प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बारे में ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं या कुछ भी हम नहीं जानते हैं? थोड़ा बहुत जानते। इसी थोड़ा बहुत को पूरे तरह से खत्म करना है। अब देखिए हमने जो डिस्कशन किया था उस डिस्कशन पे वापस आपको लेकर के आते हैं। कोई भी कंपनी जब भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी, किस मार्केट में करेगी? हम लोग इन जनरल सारी बातें कर रहे हैं, किस मार्केट में? प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को हमने किस चीज के साथ कोरिलेट किया था अपने जनरल लाइफ के? किस चीज के साथ? फैक्ट्री के साथ। कि कोई भी प्रोडक्ट अगर बनता है तो फैक्ट्री में बनता है। जितने भी रिबॉक के टी शर्ट बने, कोई और टी शर्ट, कपड़े, कुछ भी बने, फैक्ट्री में बनता है। फैक्ट्री में बनने के बाद उन टी शर्ट्स को, उन शर्ट्स को कहां लाया जाता है? शोरूम में। फैक्ट्री से हम नहीं बेचते, उसे शोरूम में लाते हैं। शोरूम में उसे डिस्प्ले करते हैं और उसको देख करके लोग क्या करते हैं? खरीदते हैं। यानी कि इसी को ट्रेडिंग कहते हैं। वहां पे उसका ट्रेड एक्टिविटी होता है। अगर वो सारे के सारे शर्ट्स या सारे के सारे टी शर्ट्स बिक गए, फिर अगली बार कंपनी जो है रिबॉक और जब जो प्रोड्यूस करेगी टी शर्ट या शर्ट्स, तो कहां पे करेगी? फिर जो है वो फैक्ट्री में करेगी या इस बार शोरूम से ही कर लेगी? फैक्ट्री में। हर बार बनने का काम फैक्ट्री में ही होगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हमेशा कहां पे होगा? फैक्ट्री में ही। और हर बार मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को हर बार कहां लाया जाएगा? शोरूम। ठीक वैसे ही कंपनी को जब जब पैसे की जरूरत होगी, जरूरी नहीं कंपनी को क्या अपने लाइफ में एक ही बार पैसे की जरूरत होगी?
बिल्कुल नहीं। Sir. बहुतों बार पैसे की जरूरत होगी, जब जब पैसे की जरूरत हुई कंपनी को लगा मेरे लिए ये इंस्ट्रूमेंट सही है इशू करना, तो कंपनी इंस्ट्रूमेंट क्या करेगी, इशू करेगी। और उस इंस्ट्रूमेंट को जो इशू करेगी वो कहां पे करेगी, प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में करने का मतलब है देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ हायरिंग एनी ब्रोकर। इसका मतलब ये नहीं कि इंटरमीडिएरीज नहीं इन्वॉल्व होते हैं। मुझे बताइए इंटरमीडिएरीज इन्वॉल्व होते हैं या नहीं? यस सर। बड़े सारे होते हैं, पढ़ाया है हमने इंटरमीडिएरीज चैप्टर में। तो जब इंटरमीडिएरीज इन्वॉल्व होते हैं तब हम क्यों कह रहे हैं कि कंपनी डायरेक्ट करेगी। डायरेक्ट का मतलब है कि आपका ब्रोकर के पास कोई अकाउंट होना और ब्रोकर को कमीशन देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ उनके जरिए क्या लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं और उनको क्या कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। लेकिन वो इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लेते हैं। वो इंटरमीडिएरीज कोई भी हो सकता है, चाहे वो मर्चेंट बैंकर के थ्रू हो, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू हो, ब्रोकर के थ्रू हो, बैंक हो, बैंकर्स टू इशू हो, या और कोई भी लोग हो। तो वो हुआ आपका जो है वो प्राइमरी मार्केट। आप कह देते कि आप किस मार्केट में हैं, Primary. तो प्राइमरी मार्केट में कंपनी जो है वो वेरियस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट और सिक्योरिटीज क्या करती है, इशू करती है। ठीक है, यहां तक बात सही है। सेबी ने कहा कि आपने इंस्ट्रूमेंट इशू किए, इंस्ट्रूमेंट इशू कैसे करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी होगा, इसके लिए अलग से हम लोग ये यूनिट पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं पब्लिक इशू मैनेजमेंट। और वो आपका कितने चैप्टर आपके कवर करेगा, 4 चैप्टर, 4 चैप्टर्स। तो ये और डिटेल में हम लोग जानेंगे कि कैसे कर सकता है, कौन कर सकता है, कौन कौन तरह के इंस्ट्रूमेंट इशू होंगे, सब जानेंगे। और इशू करने के लिए कैसे ऑफर डॉक्यूमेंट को भरेंगे, ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिखा होगा वो आएगा जब हम लोग प्राइमरी मार्केट पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये मानते हैं कि कंपनी ने इंस्ट्रूमेंट क्या कर दिया, इशू कर दिया। जितने बार इशू करेंगे, हर बार अगर कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट थी, कंपनी 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाला इशू किया, कंपनी के पास 10 लाख आ गया, बिजनेस करने लगे। फिर पैसे की रिक्वायरमेंट हुई, इस बार 20 लाख की जरूरत हुई, कंपनी ने 2 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले ही इशू कर दिए। जब इस समय 1 लाख इशू किया था तो इसे इन्होंने लिस्ट किया। अब 2 लाख और इशू किया तो ये 2 लाख भी क्या कर दिया, लिस्ट कर दिया। टोटल 3 लाख अब लिस्ट हो गए। लेकिन आखिर कंपनी ऐसा क्यों करेगी, क्यों इन्हें लिस्ट करेगी, लिस्ट करके उन्हें क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं। कंपनी के शेयर्स के प्राइस के बढ़ने या गिरने से कंपनी को रियल में बोला जाए तो कोई फायदा, मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता, सेंटिमेंट को छोड़ करके। क्योंकि कंपनी को जो पैसे मिलने थे वो इनको मिल गए जब उन्होंने पब्लिक इशू किया। 1 लाख शेयर इशू किया, 10 लाख रुपए आ गए, कंपनी अपना काम करेगी। इस कंपनी के शेयर का प्राइस अगर बढ़ेगा या कम होगा तो उससे कंपनी को कोई फायदा होना है, किनको फायदा होना है, जिन्होंने क्या किया हुआ है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ, जिन्होंने शेयर्स खरीदा हुआ, उनको फायदा होगा। क्या उनको फायदा होता तो कंपनी को भी कुछ फायदा वापस करते हैं? नो सर, नो, कोई फायदा नहीं आप वापस करते। हाँ, कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है बिजनेस में तो उससे शेयर्स के प्राइस जरूर बढ़ते हैं। लेकिन वो जो प्राइस बढ़ा है इससे हमें और आपको, जो बेनिफिशियल ओनर है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, उनको क्या होता है, उनको जो है वो फायदा होता है। तो अब कंपनी तो कभी नहीं चाहेगी कि हमें इसे लिस्ट करे, क्योंकि लिस्ट करने पे जो आपके स्टॉक एक्सचेंज मुफ्त में तो काम करेंगे नहीं। वो क्या बोलेंगे, हमें पैसे दो, तभी हम आपके शेयर्स को क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे। अगर वो ये कहते हैं कि हमें पैसे दो तब हम आपके शेयर सिक्योरिटीज को लिस्ट करेंगे, तो कंपनी को कोई फायदा ही नहीं है लिस्ट करने से। लेकिन यहां पे बीच में है पप्पा जी सेबी, और उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं पब्लिक के बीच में, जब पब्लिक, अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे डायरेक्टर, फ्रेंड, फैमिली से पैसे ले रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पब्लिक इशू कर रहे हैं और पब्लिक के बीच में आकर के पैसे ले रहे हैं, तो आप जितने भी शेयर इशू कीजिएगा उनके लिए जो क्राइटेरिया है वो तो अपनी जगह, लेकिन जब जब आप इशू करेंगे आपको उन सारे इंस्ट्रूमेंट को क्या करना पड़ेगा, सारे शेयर्स को लिस्ट करना पड़ेगा सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, ताकि लोगों को क्या मिले, लिक्विडिटी मिले। अगर मार्केट रहेगा तभी ना आप कहीं जाइएगा बेचने। अगर कोई मार्केट ही नहीं होगा तो आपने जो शेयर्स खरीदा है उसे कैसे बेचेंगे, बताइए मुझे। टोकरी में सर्टिफिकेट ले लेके घूमेंगे, आवाज मारते फिरेंगे माइक लेकर के, मेरे पास टीसीएस के शेयर है, मैं 100 शेयर में बेचना चाहता हूं, है कोई खरीदार? शायद कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। सही कह रहा हूं? या
या एक एड मैंने देखा था, भूल रहा हूं, वो एड मकान बेचने को लेकर के है कि कोई बंदा लिफ्ट में भी जा रहा होता है तो कोई और डिस्कशन कर रहा होता है, उसे बस अपने फ्लैट का ही रहता है कि कुछ अपना फ्लैट बेचना है, तो उसी तरह का कुछ बात कहता है। पार्किंग लॉट में जाता है तो भी जो है कोई कुछ बात कर रहे होते हैं, तो भी वो उसे लगता है हर चीज में कौन सा चीज शेयर हो रहा है कि शायद कोई फ्लैट खरीदना चाहता है, उसे फ्लैट Housing.com का है, housing.com। है ना, हाउसिंग.com का सारा ऐसा कोई ऐड आता है ना, मेरे Yes, जैसा एक टकलू सा आदमी, लेकिन मेरे जैसा नहीं, मैं तो लंबा हूँ, वो नाटा सा आदमी, मोटा सा आदमी, मैं लंबा और पतला हूँ। तो वो ऐसे एक बात कुछ कर देता है। ठीक वैसे ही पता चला कोई कुछ भी बोलता, आप बोलते टीसीएस के 100 इक्विटी शेयर। क्यों? क्योंकि हमें बेचना है, डेस्परेट है, कैसे बेचे। तो सेबी ने कहा कि भाई आपको पैसे लगे या जो भी लगे, आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, लिस्ट करना पड़ेगा। और मार्केट को ही बोला इन्होंने, सिक्योरिटीज मार्केट, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज को ही हम सेकेंडरी मार्केट के नाम से जानते हैं। तो कहा प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू होंगे, सेकेंडरी मार्केट में वो लिस्ट होंगे और उनकी क्या होगी, ट्रेडिंग होगी। अगर आपने एनएससी में लिस्ट किया है तो एनएससी में उसकी ट्रेडिंग होगी, बीएससी में किया है तो बीएससी में उसकी ट्रेडिंग होगी और बीएससी में उसके प्राइस दिखेंगे। दोनों में किया है तो दोनों में उसके क्या होंगे, प्राइस दिखेंगे। सही कह रहा हूं? यस सर। क्या दोनों में अलग अलग प्राइस दिख सकते हैं, टीसीएस के कंपनी के इक्विटी शेयर्स के प्राइस? यस Yes, सर। sir. हो सकता है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ही तो है, और मार्केट टोटली डिपेंड करता है डिमांड सप्लाई पे, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है। हो सकता है किसी मार्केट में एनएससी में डीएससी के, मतलब एनएससी में जो है वो टीसीएस के ज्यादा जो है वो बायर आ रहे हो, तो वहां पे प्राइस थोड़ा क्या दिखेगा, ज्यादा। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शायद बेचने वाले क्या हो गए हैं, ज्यादा आ गए हैं, तो वहां पे प्राइस थोड़ा क्या दिखेगा, रिलेटिवली कम दिखेगा। बिल्कुल वैसे ही समझिए कि आपके इलाके में ही, मैं दिल्ली का ही एग्जांपल ले लेता हूं, दो मार्केट हमने ले लिया। एक मार्केट हमने जो ले लिया पटेल नगर, और एक मार्केट हमने ले लिया लक्ष्मी नगर, दोनों सीएससीए का मार्केट ले लिया। अब हो सकता है कि पटेल नगर मार्केट में एक ठेला वाला ठेला लेकर के है टमाटर का, और लक्ष्मी नगर में जो है वो 2-3 ठेले वाले हैं, ठेले पे टमाटर लेकर के। और आज जो है वो पटेल नगर में सारे लोगों का मूड है जो है वो मटर पनीर वगैरह खाने का, जिसमें टमाटर का ज्यादा कंजप्शन है। अब मुझे बताइए कि पटेल नगर और लक्ष्मी नगर में कहां पे जो है वो प्राइस ज्यादा रहेगा टमाटर का, रिलेटिवली इन दोनों में? पटेल नगर में। पटेल नगर। एक सामान कम है और दूसरा, और सेलर एक कम है, और वहां पे डिमांड क्या है, ज्यादा। मतलब दोनों चीज, एक तो सप्लाई कम और दूसरा क्या है, डिमांड ज्यादा। लक्ष्मी नगर में लोग उतना आज जो है वो उन्हें नहीं खाना है मटर पनीर, तो कम डिमांड है, और वहां ठेले भी कितने लगा दिए थे मैंने, 3। तो बताइए वहां कम रहेगा ना प्राइस। ठीक ऐसे ही तो शेयर्स है। तो कहा ठीक है भाई, आपको जितने स्टॉक एक्सचेंज में जैसे जैसे जो करना है कीजिए, लेकिन एक नए के स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को क्या करना पड़ेगा, आपको लिस्ट करना पड़ेगा। ये चीज उन्होंने कहा किस चीज के अकॉर्डिंग, ये उन्होंने कहा डीआईपी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइन। कौन सा गाइडलाइन? एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइन, सेबी का डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइन। ध्यान से समझिएगा, कुछ समय के बाद ये गाइडलाइन को एबॉलिस्ट कर दिया गया, नया चीज इंट्रोड्यूस हुआ, उसकी भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यही समझिए कि सेबी ने कहा कि आपको स्टॉक एक्सचेंज में, एक नए के स्टॉक एक्सचेंज में कंपलसरी है क्या करना, लिस्ट करना। तो कंपनी को लिस्ट करना पड़ेगा या कोई चॉइस है? करना पड़ेगा। अब कहा कि कहां लिस्ट करें, तो कहा किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दो। कहां कर दो? वर्ड ध्यान से सब पकड़िएगा, किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में क्या कर दो, लिस्ट कर दो। अब कहा गया कि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है, सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज क्यों नहीं बोला, उसके साथ में क्यों एक तोप लगाया रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज? तो कहा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है वो स्टॉक एक्सचेंज जो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करके सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में जो एलिजिबिलिटी, जो क्राइटेरिया दिए हुए हैं स्टॉक एक्सचेंज के लिए, उनको फुलफिल करते हुए एससीआरए के तहत अपने आप को क्या किया, लाइसेंस वगैरह लेकर के अपने आप को इनकॉर्पोरेट किया, अपने आप को इस्टेब्लिश किया। उस स्टॉक एक्सचेंज को हम क्या कहते हैं,
रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल है, जिसने लॉ को गवर्न करके फुलफिल करके स्टॉक एक्सचेंज का स्टेटस लिया, किस एक्ट के अकॉर्डिंग? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, SCRA के अकॉर्डिंग। देखिए मैंने इसलिए आपको बोला कि इसमें 4-5 एक्ट क्यों मिलते हैं, कभी ये मिलेगा, कभी प्रिवेंशन मनी और बहुत सारा चीज मिलेगा, देखते जाइएगा, इनसाइडर ट्रेडिंग, बहुत सारी बात होगी। तभी मैंने बोला कि पहले कहानियों का दौर हम लेकर के चलेंगे, जिससे हम चीजों को आसानी से समझ सके, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला स्टोरी फॉर्म में चीजों को कीजिए, कभी नहीं भूलते हैं। तो पहले एकदम कहानी को चलने दी, उसके बाद कहानी में जो फिट नहीं होगा वैसा कोई भी टॉपिक हम क्या करेंगे, जब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम टनाटन हो जाएगा तो उस कॉन्सेप्ट को निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो पहले चलते हैं वो जो बिल्कुल जो है फ्लो में चलता रहे। तो अब अगर हम बात करें कि स्टॉक एक्सचेंज की, तो कहा है स्टॉक एक्सचेंज वो कहलाएगा, उसको रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का स्टेटस मिलेगा जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अब सारे कंडीशंस को क्या करता है, फुलफिल करता है। कहा ठीक है, कोई तकलीफ यहां तक में? बात समझ पा रहे, कनेक्ट कर पा रहे? ठीक है, अभी देखिए इसमें और चीज बढ़ेंगे। जब इन्होंने कहा कि जो रिकॉग्नाइज्ड हुए सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, तो कहा कि फिर ऐसे कितने स्टॉक एक्सचेंज है जिनको आप क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। तो फिर कहा हर उस स्टॉक एक्सचेंज को जिसको सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट ने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का क्या दिया है, स्टेटस दिया है। और कहा वो ये स्टेटस किसको देंगे, तो उन्होंने कहा कि ये स्टेटस वो उनको देंगे जिन्होंने इनके गाइडलाइन को क्या किया है, फुलफिल किया है। तो क्या इनके सिर्फ एक गाइडलाइन है, एक ही तरह के स्टॉक एक्सचेंज के लिए ये अनुमति देते हैं, परमिशन देते हैं? कहा नहीं, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो स्टॉक एक्सचेंज है इनको इन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। एक का नाम दिया डेजिग्नेटेड और डायनेमिक, दोनों वर्ड याद रखिएगा, डेजिग्नेटेड और डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज, यानी आप उसको डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज भी कह सकते हैं या डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज भी कह सकते हैं। कहा दूसरा का रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, कहा तीसरा ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। कहा ठीक है, ये 3 स्टॉक एक्सचेंज। कहा और कोई स्टॉक एक्सचेंज? कहा नहीं, ये जो 3 स्टॉक एक्सचेंज है, इन तीनों स्टॉक एक्सचेंज को हम रिकॉग्नाइज करते हैं एज व्हाट, स्टॉक एक्सचेंज। कहा कि ये जो बोला डेजिग्नेटेड और डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज, ये रिकॉग्नाइज हुआ नहीं? कहा बिल्कुल हुआ। इस रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है, डेजिग्नेटेड और डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज, ये भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है। कहा रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, कहा बिल्कुल ये भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है और इसको हमने नाम क्या दिया, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज। कहा ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तो कहा ये भी जो है वो क्या है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, इसको हमने क्या नाम दिया, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। कहा ठीक है, इन तीनों को आप क्या कहेंगे, तो इन तीनों को हम कहेंगे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। तो लॉ ने, सेबी ने क्या कहा कंपनीज को, डेजिग्नेटेड डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया किस में लिस्ट करने, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में। यानी कि इन तीनों में से कहीं भी अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. मैं बिल्कुल पीछे से बात कर रहा हूं, जहां से शुरुआत हुई है, बहुत सारी बात अभी आएगी। इसका मतलब अगर कोई कंपनी कहे कि मैं कहां जाऊं, तो कहा तीनों जगह चला जा। कहा कि किसको मैं मानूं डेजिग्नेटेड डायनेमिक स्टॉक्स, क्या इन्होंने डिफाइन किया है कि किस स्टॉक एक्सचेंज को कहेंगे डेजिग्नेटेड और डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज, क्या नाम है उनका? मैं सिर्फ ऐसे चिल्लाता फिरूंगा डेजिग्नेटेड डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज, नाम तो बताओ उस स्टॉक एक्सचेंज का। कहा कि डेजिग्नेटेड और डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज उस स्टॉक एक्सचेंज को कहते हैं जिसका नेशन वाइड टर्मिनल हो। कैसा टर्मिनल हो? नेशन वाइड टर्मिनल हो। जल्दी बताइए, टर्मिनल आपने देखा या नहीं, दिखलाया या नहीं मैंने पिछले क्लास सब में? Yes, sir. नेशन वाइड टर्मिनल का मतलब क्या, ये जरा समझिए। नेशन वाइड टर्मिनल का मतलब है वैसा बेसिकली टर्मिनल जहां जो प्राइस दिया हुआ है उसको देखने के लिए आपको उस जगह स्वयं साक्षात प्रकट होने की जरूरत नहीं है। यहां पे ही मैं क्या कर सकता हूं, प्राइस को देख सकता हूं, कहीं मुझे जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने कमरे में, आप अपने जगह पे, और हम लोग चाहे तो एनएससी में लिस्टेड जितने भी कंपनी है, बीएसई में लिस्टेड जितने भी कंपनीज हैं, उनके शेयर्स के प्राइस का दाम जान सकते हैं या नहीं?
Yes, sir. Yes, sir. जानते हैं तभी तो ट्रेड कर सकते हैं, उसे खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं या नहीं। Yes, Yes, sir. sir. याद कीजिए, बस एक क्लिक ही तो करते थे, बाय और सेल हो जाता था। अभी मैंने टर्मिनल जो है वो ऑन नहीं किया, मैं दिखला भी दूंगा बीच में जब ये मौका लगेगा, और ऐसे बहुत बार हमने किया है। टर्मिनल अभी ऑन करूं या आप समझ लेंगे, जैसे आपको सहूलियत हो, जल्दी बताइए। समझ लेंगे सर। ठीक है। अब जैसे जो है हमने जो है वहां पे क्लिक किया, बाय और सेल का ऑर्डर आता था, हम ऑर्डर लगा देते थे। क्या हमें एनएससी बीएससी जाना पड़ा? No, sir. एनएससी बीएससी दोनों ही आपका मुंबई में है, मैं दिल्ली में हूं, आप कहीं और है। आपके पास टर्मिनल होगा तो आप अपनी जगह से कर सकते हैं। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज बाहर, तो कहा कि इसका नेशन वाइड टर्मिनल का यही मतलब है कि ऐसा स्टॉक एक्सचेंज जिस स्टॉक एक्सचेंज में अगर किसी कंपनी का शेयर क्या है, लिस्टेड है, तो आप क्या कर सकते हैं? सेल और बाय कर सकते हैं। आप उसके प्राइस को कहीं से भी देख सकते हैं और आप कहीं से भी उसे क्या कर सकते हैं? सेल और बाय कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये मत कहिएगा सर बिना इंटरनेट के, तो बिना इंटरनेट के आप तक पहुंचेगा वो कैसे? इसका मतलब नेटवर्क से कनेक्टेड रहने पे, राइट। तो कहा ऐसे कितने स्टॉक एक्सचेंज का आज के डेट में कैश मार्केट में हमारे पास ऐसे कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं? 2. सिर्फ 2। ये जो शेयर्स और बाकी वाले मार्केट, इसी को कौन सा मार्केट कह देते हैं? कैश। क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कमोडिटी मार्केट भी है, तो वहां भी आपका नेशन वाइड टर्मिनल है। लेकिन मैं किस मार्केट की बात कर रहा हूं यहां? हमारे कोर्स में कमोडिटी नहीं है इस लेवल पे, वो आगे है, इसीलिए उसकी बात नहीं कर रहे, जिसमें हम गोल्ड सिल्वर ये सब की बात करते हैं। मिलेंगे प्रोफेशनल में, करेंगे बात उसकी भी। फिलहाल एनएससी बीएससी, ये हमारे पास 2 ऐसे स्टॉक एक्सचेंज है कैश मार्केट में जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसमें हमारा क्या है? नेशन वाइड टर्मिनल है, और हम इसके प्राइस को कहीं से भी क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। कहीं से भी इसके शेयर्स को खरीद सकते हैं और क्या कर सकते हैं? Sell कर सकते हैं. बेच सकते हैं। कल के डेट में अगर ऐसा और कोई स्टॉक एक्सचेंज आ जाए तो वो भी क्या कहलाएगा? रिकॉग्नाइज्ड होगा। नो नो नो, रिकॉग्नाइज तो सब है, Designated stock exchange. डेजिग्नेटेड और Dynamic. डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज, तीनों ही रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज अब उसी के पार्ट में आ रहे हैं। कहा ठीक है। दूसरा कहा रीजनल स्टॉक एक्सचेंज। कहा रीजनल स्टॉक एक्सचेंज फिर क्या हुआ? कहा कि इनका नेशन वाइड टर्मिनल नहीं होता है। इसका मतलब मैं एग्जांपल दूंगा, आप ज्यादा अच्छा समझिएगा। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, मगध स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपको इन कंपनीज के शेयर, कोई भी ऐसे कंपनी जो कहां पे लिस्टेड है? रीजनल स्टॉक एक्सचेंज में, इन कंपनीज के शेयर्स के प्राइस को जानना है या उसे खरीदना या बेचना है, तो आप जो है वो अपने घर बैठे नहीं कर सकते, आपको स्वयं साक्षात वहां पे प्रकट होना पड़ेगा, और तब वहां पे प्राइस को देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं? ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी फिजिकल आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पहुंचना पड़ेगा। जैसे दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग दिल्ली से हैं, कोई है जो इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है, दिल्ली से हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बताइए मुझे, दिल्ली में आप लोगों ने असफ अली रोड का नाम सुना है? Yes, sir. वहां पे आपका जो दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है। अगर आपको दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी के शेयर्स में डील करना है तो आपको स्वयं वहां पे जाना पड़ेगा, और तब वहां पे आप क्या कर पाएंगे? Trade. और वहां पे आपको टर्मिनल दिखेगा और आप ट्रेड कर पाएंगे। वही टर्मिनल जो मैं आपको सिस्टम पे दिखा देता हूं। अब ऐसे स्टॉक एक्सचेंज को हम क्या बोलेंगे? रीजनल स्टॉक एक्सचेंज। बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इन्हीं जो है वो स्टोरी से हम आज पहुंचेंगे कि आज हमारा स्टॉक एक्सचेंज कहां पहुंचा और हम किस में अभी ट्रेड कर रहे हैं। कहा ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कहा कि अब ये जो हमारे डेजिग्नेटेड डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज हैं, ये जो हमारे रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये दोनों तो समझ में आया। ये ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया क्या है? कहा कि ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है, ये एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज जिसमें हमने कहा कि अगर किसी कंपनी के शेयर्स इतने से इतने के बीच में अगर हो, तो आप जो है यहां पे अपने आप को लिस्ट करें। इसका मतलब छोटे शेयर्स। कहा भाई छोटे शेयर्स के लिए अलग से एक्सचेंज क्यों बनाया? अब इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए मुझे अब लॉग इन करना जरूरी है, तब जाकर के आप जो है वो चीजों को अच्छे से क्या कर पाएंगे? समझ पाएंगे। तो आप एक काम करेंगे, तब तक आप इसी को कॉपी कर लें, और मैं जो है वो इस बीच में जरा लॉग इन कर लेता हूं ताकि मैं आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकूं। चलेगा? Yes, Yes, sir. आप इसको कॉपी कीजिए, मैं लॉग इन करता हूं टर्मिनल पे।
अगर कहीं आपका स्क्रीन चेंज हो जाए तो प्लीज मुझे बता देंगे, वैसे स्क्रीन आपका लॉक है, नहीं होना चाहिए चेंज। Sir, done. आ रहे हैं आपके क्या स्क्रीन चेंज हुआ है? Yes, sir. चलिए, अब जरा देखिए यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था कि डेजिग्नेटेड डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज हमने किनको किनको कहा कैश मार्केट के लिए? दोनों एनएससी और बीएससी एनएससी और बीएससी। और डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज को हमने डिफाइन क्या किया कि जिसका क्या हो? नेशन वाइड टर्मिनल। Nationwide. नेशन वाइड टर्मिनल। और नेशन वाइड टर्मिनल का मतलब है कि उस स्टॉक एक्सचेंज में जिस भी कंपनीज के शेयर लिस्टेड है उसके प्राइस को जानने के लिए हमें एनएससी और बीएससी पहुंचने की जरूरत फिजिकली नहीं है। यानी हमें मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। और अगर उस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को खरीदना या बेचना चाहते हैं तो भी हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। हम दुनिया के किसी भी कोने से इस काम को कर सकते हैं। जैसे देखिए एनएससी बीएससी दिख रहा है आपको, देखिए एनएससी में ये शेयर्स है, बीएससी में ये शेयर्स है। क्या इसका प्राइस आपको नहीं दिख रहा है? अब अगर इसी में से मान लीजिए इन्फोसिस ही ले लेते हैं, इसी के शेयर्स को हमें खरीदना है तो क्या हमें जाना पड़ेगा एनएससी बीएससी? नो। हमने बस क्या No, किया? sir. हमने बस यहां पे क्लिक किया, देखिए बाय और सेल दिख रहा है आपको।
Yes, sir. आप खरीदना चाहते हैं तो बाय पे क्लिक कीजिए, आपके पास पहले से, आप बेचना चाहते हैं तो सेल पे कीजिए, या वहां जाना पड़ रहा है? No, sir. यही टर्मिनल आपके घर पे होता तो ये काम, या मैं आपके घर पे पहुंचा रहा था, मान लीजिए वरदान मुझे कभी कहते हैं कि सर आइए ना घर पे, खूब अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे, मैं गरीब लालची आदमी, अच्छे खाने के नाम पे कभी खाया नहीं, पहुंच गया उनके घर, साथ में अपना सिस्टम भी लेकर के गया, उनके घर पे जाकर के अगर ये टर्मिनल ओपन करूंगा, अपने लैपटॉप को ऑन करूंगा, तो क्या वहां पे ये नहीं दिखेगा बाय और सेल? वहां पे एरर आने लगेगा? दिखेगा। दिखेगा, sir. तो यहां पे आपको बाय करना है, बाय पे जाइए, सेल करना है आप सेल पे जाइए, यही बेसिकली है। अब देखिए, अगर आप बात करेंगे इस इंफोसिस की, और इस इंफोसिस में अगर हम सिर्फ ये देखें, अगर ये रिट्रीव कर ले, क्योंकि अभी मार्केट ऑफ है तब हम लोग ये काम कर रहे हैं, अगर रिट्रीव कर ले तो वो चीज मैं आपको दिखला पाऊंगा, क्योंकि जब मार्केट क्लोज रहता है तो कुछ इंफॉर्मेशन टर्मिनल रिट्रीव नहीं कर पाता है, हालांकि करना चाहिए, कभी कभी कर भी लेता है, क्योंकि एक दो बार मैंने किया है। तो एक बहुत अच्छा चीज ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया बता पाऊंगा आपको। एनीवे देखते हैं, हो जाना चाहिए, बीच बीच में कोशिश करते हैं। अब अगर मैं कहूं कि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनी के शेयर लिस्टेड हैं उसका प्राइस देखना है, उसे खरीदना बेचना है, तो क्या हम कर पाएंगे? No, No, sir. sir. कर तो पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे, स्वयं साक्षात पहुंचना पड़ेगा। बाकी तो छोड़िए, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज आप ऐसा कर पाएंगे दिल्ली में रह के भी? No, sir. No, sir. जब तक आप असफ अली रोड दिल्ली में वहां पहुंचेंगे नहीं, भीतर जाएंगे नहीं, तब तक आप ये काम नहीं कर पाएंगे। ओ, कर लिया रिट्रीव, ये देखिए। अब आप यहाँ पे देखिए कुछ चीज को, अभी जो आप देख रहे हैं इसमें बताइएगा मुझे यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी पढ़ के बताइए। NSE. और ये क्या है? INFY किसका है शॉर्टकट कोड? Infosys. इंफोसिस का। अभी इंफोसिस आपका NSE BSE दोनों पे लिस्टेड है या एक पे? अभी सर एक नहीं, अभी तो एक बार में एक ही दिखला सकता हूं। ये NSE BSE दोनों पे, BSE का भी दिखला दूंगा आपको, अभी यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और ये BSE आ जाएगा। लेकिन फिलहाल जो मैं डेटा दिखला रहा हूं, ये किस पे दिखला रहा हूं? NSE. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है। अब आप जरा ये देखना शुरू कीजिए, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, TTQ, पढ़ पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. yes sir एक बार आप ये बता सकते हैं टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी कितना है मेरे लिए? क्या आप इसको रीड कर सकते हैं? 7917054. लाख और करोड़ में पढ़ के बताएं। 79 lakh 79 lakh 17,000 ठीक है, ये है टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी। कुछ शेयर्स बिके होंगे आपके 1377 रुपए 25 पैसे, कुछ इससे कम में बिके होंगे, कुछ इससे ज्यादा में। Yes, sir. yes sir आज ओवरऑल ये नेगेटिव आपका गया है, माइनस में गया है, ये सब समझा दूंगा आपको, जैसे ये स्टॉक एक्सचेंज खत्म होगा सब बात आप समझ जाएंगे। यहाँ पे आपको इंडिसेस दिख रहा है, Yes, sir. yes sir इसमें आपको NSE BSE जैसा कुछ दिख रहा है, निफ्टी दिख रहा है, निफ्टी बैंक दिख रहा है, yes Yes, sir sir. Sir. उसके बगल में सेंसेक्स दिख रहा है। yes Yes, sir sir. अब ये क्या है, कैसे ये बढ़ता घटता है, क्या लिखा हुआ है? आज -262 पॉइंट और निफ्टी इधर -97, ये 262 पॉइंट नीचे, ये 97 पॉइंट ही नीचे क्यों गया, ये 262 पॉइंट क्यों गया? सारे जवाब मिलेंगे जिस दिन आपका ये यूनिट क्या हो जाएगा, Complete. खत्म। अभी तक जो बाकी यूनिट हुआ उसकी बात समझ में आई ना? Yes, sir. yes तो sir वैसे ही आप भरोसा कर सके, ये भी जब खत्म होगा तो और इंटरेस्टिंग चीज आप सीख करके निकलेंगे। तब आप यहां तक जब आप कर लेंगे ना, स्टॉक एक्सचेंज वाला जब खत्म रहेगा, तो आप मार्केट और जनरल जो डिस्कशन होता है वो बहुत हद तक आप समझ जाएंगे। और जिस दिन पब्लिक इशू मैनेजमेंट हो गया उस दिन तो तकरीबन 70% 80% जो डिस्कशन होता रहता है समझ लेंगे, और बाकी के लिए तो पूरा खत्म करना पड़ेगा। तो अब मुझे बताइए कि कुछ कम में बिके होंगे, कुछ ज्यादा में बिका होगा, लेकिन टोटल शेयर्स कितने बिके ये आप ही ने बोला, अप्रोक्स 79 लाख। yes sir Yes, sir. अब ये Yes, कुछ sir. कम में कुछ ज्यादा में बिके तो जब इसके प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल तो निकल जाएगा ना, कितने वैल्यू का शेयर्स में ट्रेड हुआ है। Yes, sir. yes sir जैसे एक शेयर ट्रेड हुआ 1300 रुपए में, तो 1 इंटू 1300 प्लस 10 शेयर्स ट्रेड हुए 1350 रुपीज में, तो 10 इंटू 1350 प्लस 1000 शेयर्स 1360 में। ऐसे करके जब हम करेंगे तो हमें टोटल जो है वो वॉल्यूम पता चलेगा या नहीं, कि कितने ट्रेड हुए हैं, कितने रुपये का ट्रेड हुआ है।
यस या नो? Yes, sir. Yes, नहीं sir. समझेंगे एकदम चुप बैठे नहीं रहेंगे, Yes, एकदम sir. बोलेंगे, और समझेंगे तो भी रिस्पॉन्ड कर देंगे, ताकि मैं समझूं, नहीं तो मेरा खून और जलता रहेगा, मुझे लगे आप नहीं समझ रहे, मैं और बोलता रहूंगा इसको दूसरे तरीके से। तो अब टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम का मतलब है यही जो आपके अप्रॉक्स 79 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, इससे कितने पैसे आए वो क्या हुआ? टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम, जिसको मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कहते हैं। क्या कह देते हैं? Market Market capitalization. किसका मार्केट कैपिटलाइजेशन? पूरे स्टॉक एक्सचेंज का, पूरे एनएससी का? नो सर, Sir, बस Infosys के share. किसका? इन्फोसिस का सर। वो भी इंफोसिस का मार्केट कैपिटलाइजेशन कब का? सिर्फ आज का, 2 दिन का नहीं, 1 सप्ताह का नहीं, सिर्फ किस दिन का? आज का। आज का. जरा मुझे बताएंगे कि आज टोटल कितने रुपए का ट्रेड हुआ है, जबकि मार्केट आज क्या है? अप है या डाउन है? डाउन है सर। Down. ये देखिए मैंने आपको दिखा दिया, आज सेंसेक्स भी नीचे गया हुआ है और निफ्टी भी नीचे गया हुआ है, यानी कि मार्केट आज बुरे कंडीशन में, नेगेटिव का मतलब है। अब क्यों प्लस माइनस होता है वो सब बताऊंगा, और आपको ये कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कि कैसे सेंसेक्स का ये पॉइंट कैलकुलेट होता है, क्या मतलब होता है उस पॉइंट का, ये पॉइंट का कैलकुलेशन कैसे आया, सब आप जानेंगे, लेकिन एकदम आराम से समझते जाइए सारी चीजों को सिलसिलेवार तरीके से। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम एनएससी में आज निफ्टी में आज एनएससी में इंफोसिस के शेयर्स का कितने रुपए का ट्रेड हुआ है, जिसको मार्केट कैपिटलाइजेशन या टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम कहते हैं। Sir, एक बार 100 billion. करोड़ वगैरह में बताइए, गरीब आदमी मिलियन वगैरह ऐसे ही सुन के तबीयत खराब हो जाता है, रुपये पैसे में खेलने वाला आदमी क्या समझो मिलियन बिलियन। जैसे समझ ही नहीं आ रहा. सर 1000 करोड़ में बताइए, करोड़ लाख में। Sir, 1091 crore something कुछ हो रहा है. अब देखिए मैं बस इसीलिए आपको कह रहा हूं, तब आपको हैवीनेस का अंदाजा लगेगा, क्योंकि हम लोग करोड़ वगैरह ज्यादा डील करते हैं ना। तो 1091 करोड़ 42 लाख, क्या मैं सही कह रहा हूं? Yes, sir. Yes, sir. ना, यस, ठीक है सर। 1091 करोड़ 42 लाख 92,303 इतने रुपये का आज इंफोसिस में ट्रेड हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ किस स्टॉक एक्सचेंज में? एनएससी में। NSC. अगर मैं इसको आसान भी करूं तो मैं कह सकता हूं तकरीबन 10,000, मतलब छोड़ दीजिए 42 लाख को छोड़ दीजिए। आप कहिए सर अभी बोल रहे थे गरीब आदमी भी 42 लाख को छोड़ दें, आपकी तरफ आप लोग ज्यादा अमीर लोग उस तरफ है तो छोड़ दिया 42 लाख, मैं तो 303 भी ना छोड़ू, तो 1091 करोड़ कुछ मैटर करता है। Yes, sir. Yes, sir. एक कंपनी के शेयर्स का ट्रेड हुआ है, ये ट्रेड सिर्फ एनएससी का है, ये करने वाले कौन हैं? हम ही और आप तो हैं। Yes, sir. यस सर। एक कंपनी, और हमारे स्टॉक एक्सचेंज में इस समय सैकड़ों कंपनी लिस्टेड है, सैकड़ों, थाउजेंड्स ऑफ कंपनी का, ये बेटर रहेगा। जरा सोचिए, हम बोलते हैं हम गरीब है, इंडिया गरीब है, जब जरूरत होता है ना हम गरीब दिखला देते हैं, क्या सही में गरीब हैं? बड़े तेज हैं हम, गरीब नहीं। अगर गरीब होते तो गरीब देश में एक कंपनी में 91,091 करोड़ का जो है वो क्या होता? ट्रेड हो जाता। No, sir. ओ सर। कोई ना कोई तो ये पैसा दिया और लिया होगा, तब ना ये ट्रेड हुआ है। यस Yes, सर। और ये मैं कोई Yes, आंकड़ा sir. मुझजवानी नहीं, आपके सामने टर्मिनल रख दिया हूं, क्योंकि ये इसमें तो आपने देखा मैं मैनिपुलेट भी नहीं कर सकता, मैं डेटा रिट्रीव करने के लिए 2 बार 3 बार क्लिक किया हूं कि मैं डेटा रिट्रीव कर ले, क्योंकि मार्केट बंद हो गया तो रिट्रीव किया, तब मैंने आपको दिखाया। जरा सोचिए, ऐसे जब हजारों कंपनी है तो अंदाजा लगाइए एक दिन में कितना ट्रेड होता होगा। हम ठहरे गरीब लोग, एक दिन में हमारे यहाँ मूवी में एक हजारों करोड़ के, हजार, हम तो 1000 करोड़ से कम बात ही नहीं करते, हजारों करोड़ के जो है वो रुपए का मूवी के शेयर्स, टिकट खरीदे जाते हैं। नहीं कहते हैं आज ओपनिंग दिन पे इतने करोड़ का जो है वो क्या हो गया, टिकट बिक सेल। गया।
जरा बताइए, टिकट वगैरह तब खरीदा जाएगा ना जब पेट भरा रहेगा, या खाली पेट पेट दबा करके मर रहे हैं और बोलेंगे मैं ये मूवी देखूंगा? नो सर। इसका Yes, sir. मतलब पेट भरे हैं तो ना मूवी। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। बस हमारे यहाँ पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत गलत है, इसीलिए पैसे की कमी नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये एनएससी के, इन्फोसिस का एनएससी पे इतने रुपए का ट्रेड हुआ है। अब जरा देखिए यहाँ पे, अगर रिट्रीव कर ले ये फटाक से तो इसी पे इसका मैं दिखलाता हूं आपको। किस तरीके से इसको रिट्रीव करेंगे। अब देखिए यहां, जरा बताएंगे अब क्या दिख रहा है? इन्फोसिस ही है, कोई और कंपनी है? Infosys, yes. इन्फोसिस ही है सर। CCM. और जरा स्टॉक एक्सचेंज बतलाएंगे। BSC। BSC. एक बार मेरे लिए टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी यहां बतला देंगे। 1,77,927. ठीक है, और एनएससी में कितना था, कुछ ध्यान है? तकरीबन 78 लाख। यस सर। है ना? 71 lakhs around. ध्यान है ना आपको? वहां पे इसका ज्यादा ट्रेड हुआ। कहां पे? एनएससी पे। अब आप खुद देखिए, एक ही कंपनी के शेयर्स का दो अलग अलग जगह अलग अलग ट्रेड पॉसिबल है या नहीं? Yes, sir. अभी तो बताया, पटेल नगर में टमाटर ज्यादा बिका, लक्ष्मी नगर में कम बिका। प्रोडक्ट ही तो है टमाटर, और लक्ष्मी नगर और आपके पटेल नगर क्या है? मार्केट ही तो है। टमाटर की जगह इन्फोसिस है यहां, और लक्ष्मी नगर और पटेल नगर की जगह क्या है हमारे पास यहां? BSC NSC। NSE और BSC. बीएससी। तो जरा देखिए, एनएससी और बीएससी में इसका जो ट्रेड हुआ है, एनएससी में तो उतने आपने देखा 1091 था ना, 1091 करोड़ का। इसमें देखिए तो कितने का ट्रेड हुआ है? टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम कितना? 24 करोड़ 50 लाख। चलिए, तो इसका मतलब 24.5 करोड़ कह दें। यस सर। Yes, sir. तो यहां जो है वो 24.5 करोड़ हो गया, वहां पे जो है वो 1091 और प्लस कुछ और लाख में भी था। अगर सब कुछ हम मिला दे तो तकरीबन इन दोनों को मिला दे तो 1091 और उसमें 25 ऐड कर दीजिए, तो तकरीबन हम जो है वो 1115-20 करोड़ पे पहुंच गए। सही कह रहा हूं? यस सर। Sir. Yes, sir. एक दिन में एक कंपनी के शेयर्स का ट्रेड हुआ। अब मुझे बताइए, यहां पे अगर कोई ऐसा एक कंपनी के साथ नहीं है, आप कहेंगे सर बस इसी का है और किसी का नहीं, यहां भी आपका ओपन ही था। अब मैं आपको जो है वो किसी दूसरे का भी अगर दिखाऊं, अगर किसी का और ले लेते हैं, जो कंपनी आप ज्यादा जो है वो जान रहे होंगे, रिलायंस इंडिया लिमिटेड का लें। Yes, sir. Yes, sir. बस रिट्रीव कर ले। एक बार और मेरे लिए सिर्फ ये बता देंगे टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम कितना है? So 13,67,275. कितना? 13,67,275. 13 लाख। मैं कह रहा हूं टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम, पैसे। Sorry, sir. Sir, 162 crores. 162 करोड़। इन विच स्टॉक एक्सचेंज? National. NSC. See, NS
अभी बीएससी का तो बचा ही हुआ है देखना, क्योंकि आप खुद देखिए ये एनएससी बीएससी दोनों पे है। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। मुझे ये बताइए, ये रिलायंस का हुआ, अगर मैं बात करूं तो करोड़ों करोड़ में डील हो रहा है या नहीं हो रहा है एक दिन में? Yes, sir. हो रहा है Yes, सर। sir. हो रहा है। अब अगर ऐसा हो रहा है, इसमें आपकी एक कंपनी है, ध्यान से सुनिएगा, जिसने अभी तक शेयर ही इशू किया है 1 करोड़ का। कितने का? 1 crore. 1 करोड़। कुछ अता पता चलेगा इन महान आत्माओं के बीच में आपके कंपनी का? नो No, सर। sir. एकदम प्रैक्टिकल sir. बात कीजिए, इसीलिए इतना मैं दिखा के बात कर रहा हूं, रोका आपको, टर्मिनल दिखाया, कुछ कहीं भी आपका रिकॉग्निशन रहेगा? No, नो sir. सर। नो No, सर। sir. कुछ ऐसी ही बात नहीं हो गई क्या? लेकिन उस कंपनी का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है? है, Yes, sir. है, sir. है। जैसे मैं बात करूं, मैं आपको पहले ही कह देता हूं कि मैं गरीब आदमी, इसीलिए कह देता हूं कि कल आप मुझे देखिए कि सर आपको तो शेयरिंग ई रिक्शा पे देखा था, आपके पास मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ये सब नहीं। मैं बोलूं, मैं तो पहले बोलता हूं गरीब आदमी। मैंने आज तक कभी बोला कि मैं अमीर आदमी हूं? कभी? No, नो sir. सर। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूं साफ साफ। आप कहेंगे छी, ऐसे टीचर से मुझे नहीं पढ़ना, तो मैं बोलूंगा ठीक है आपकी मर्जी, लेकिन मैं ज्ञान दे दूंगा सारा का सारा, पढ़ा दूंगा सारा का सारा, वो मेरे पास ढेर सारा है। आपका काम शायद उसी से चल जाए, मेरे मर्सिडीज से शायद आपको फर्क ना पड़े। अब अगर मान लीजिए कि मैं पहुंचू ऐसे जगह जहां पे सबके पास ढेर सारा गाड़ी है और बहुत बड़ा बड़ा मकान है, आलीशान कोठी है, मेरे पास एक नॉर्मल सा घर है, अपने जमीन के साथ दिल्ली में एक छोटा सा घर है, बस इतना ही है, मर्सिडीज वगैरह नहीं है मेरे पास। तो अब अगर मान लीजिए मैं पहुंचा जिनके पास करोड़ों का मकान और करोड़ों वाली गाड़ियां हैं, और वहां पे अगर बात हो मॉनेटरी टर्म में हैसियत की, तो मैं कहीं टिकूंगा? यस या नो? Sir. नो सर। बोलिए साफ नो साफ। सर। नो No, सर। नो sir. सर। नो। लेकिन क्या मेरा कोई रिकॉग्निशन नहीं है? है, है है सर। सर। है। Sir. वहां पे मेरा रिकॉग्निशन है। नो सर। No, sir. No, अगर sir. कहीं बात होगी पढ़े लिखे लोगों की, तो वैसे में मैंने भी जो है पढ़ाई किया, लंदन से पढ़ा, चार्टर्ड डिग्री लिया, यहां से किया कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पीएचडी, दुनिया भर की जगह से एमबीए किया, बहुत सारे जगह पे प्रोफेसर, बहुत जगह से जुड़ा हुआ हूं। अब अगर कहीं पे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं, वहां मैं भी पहुंचा, तो वहां मेरी रिकॉग्निशन होगी? यस यस सर। सर। Yes, sir. क्यों? क्योंकि इस बार रिकॉग्निशन जो है वो एजुकेशन बेसिस पे है, एक ओवरऑल पर्सन एंड पर्सनैलिटी बेसिस पे, ना कि मॉनेटरी बेसिस पे। फिजिबिलिटी Basis पे। अब अगर मान लीजिए कि आप ही की मैं बात करूं, अगर मैंने आपके बीच में एक कंपटीशन रख दिया, ध्यान से सुनिए, सिक्योरिटी लॉ का, अब इसमें कोई बच्चा अच्छा, कोई परफॉर्म कम, कोई कम, ये कोई करेगा, कोई ज्यादा करेगा, जो ज्यादा करेगा उसका रिकॉग्निशन होगा, वो ज्यादा अच्छा जाना जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपके बीच में जो सबसे अच्छा बच्चा, जो अपने आप को सबसे बड़ा तोप के, वो जो है वो आ जाए, और जहां हम और हमारे जैसे और भी प्रोफेशनल बैठे हुए वहां आकर के बैठे, और तब जो है वो बात होने लगे डिबेट की, तो अब बताइए, अब उसे यहाँ रिकॉग्निशन मिलेगा? No, नो नो sir. सर। No, sir. क्या वो ह्यूमन बीइंग नहीं है? क्या उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है? है, है sir. है है, सर। sir. लेकिन यहां वो आ गया, इसीलिए वो उसका कोई रिकॉग्निशन उसे नहीं मिलेगा। मिलेगा। एक बड़ा अच्छा सा किसी शायर का कहा हुआ है, जगजीत सिंह जी ने इसे गाया था, नहीं है वो हमारे बीच में, एक अच्छे पर्सन और एक अच्छे गायक थे, जगजीत सिंह, अगर आप लोग नाम जानते हैं, हालांकि कम लोग आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आप लोग हनी सिंह, बादशाह, ये सब जानते होंगे। नहीं सर, जानते नहीं, हैं। नहीं, जानते, अच्छी बात है, अगर जानते हैं तो उनकी भी आत्मा थोड़ी खुश हुई होगी, क्योंकि आजकल तो ज्यादा वो चलता है ना, देखा नहीं तूने मुझे खाया नहीं, यो 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 नहीं करते हैं ऐसे करके, तो यस सर। ये वाला हाँ, थोड़ा ज्यादा चलता है। तो उनका ही एक लाइन था, गाने का लाइन था, बड़े लोगों से मिलने में जरा सा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। तो अगर जो है वो दरिया, मतलब समझते हैं, नदी को कहते हैं रिवर, यस सर। तो नदी की अपनी पहचान है या नहीं है? यस है सर। सर। नदी बुलाते हैं उसे, नाम है उसका, गंगा, यमुना, सरस्वती, झेलम, चिनाब, बहुत नाम है ना ऐसी नदियां। लेकिन ये नदी जब जाकर के समंदर में मिल जाती है, तो अब ढूंढ लीजिए, अब समंदर का नाम होता है, उसमें नदी ढूंढते हैं। समुंदर का समंदर।
तो यही चीज यहाँ पे भी है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, इसमें 1 करोड़ का पेड अप कैपिटल, 1 करोड़ का शेयर इशू किया, वो बंदा आ जाए, उस कंपनी का शेयर खरीद बेच हो पाएगा? नो No, सर। sir. नो तो सर। क्या उसे जगह नहीं दीजिएगा रहने में? इंडिया में रहने के लिए जगह नहीं दीजिएगा? मुझ जैसे गरीब को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा? मिलेगा sir. छोटा कर देंगे मिलेगा सर। सर। मिलेगा। तो मुझे कहाँ रहना चाहिए? मुझे वहां रहना चाहिए जहां मेरे ही तरह के लोग क्या कर रहे हो? ट्रेड कर रहे रह रहे हो। रह रहे हो, ताकि मेरा भी क्या हो, एक रिकॉग्निशन हो। तो वैसे ही के लिए क्या किया गया, यहाँ पे एक अलग से स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया और कहा गया कि कोई भी ऐसा स्टॉक एक्सचेंज जिसका पेड अप कैपिटल जो है, क्या चेंज हुआ है स्क्रीन? Yes, sir. कहा कि वो ऐसा स्टॉक एक्सचेंज, वैसा कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल देखिए कितना है, मिनिमम कितना 3 lakh. 30 lakhs. का, मिनिमम से तो दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम कितना? 3 करोड़। सिर्फ वही कंपनी जो इस स्टॉक एक्सचेंज में क्या होगी, लिस्टेड होगा। कोई गुनाह किया? No sir. नो सर। एक छोटे ट्रेडर के लिए, छोटी कंपनी के लिए एक अलग सा जो है वो स्टॉक एक्सचेंज बना दिया, तो वहां पे कम से कम वो विजुलाइज तो होंगे। यस सर। आपको तो दिखा दिया 1628 करोड़, 1628 करोड़, 1628 करोड़, 1628 करोड़, 1091 करोड़, ऐसे हो रहा है ट्रेड। वो ट्रेड हो रहा है, क्या उतने ही शेयर इशू हैं? नहीं सर। No sir. जरा मुझे बताए, उतने ही शेयर इशू हैं? नो सर। No, sir. ज्यादा वो तो सिर्फ एक दिन का ट्रेड बताया मैंने। नहीं। यस सर। इशू तो कितने होंगे, कितने वैल्यू का होगा, वो तो अलग निकालना पड़ेगा। तो वैसे ही इनका क्या है, बेचारे ने इशू ही पब्लिक से लिया ही कितना है, मान लीजिए कितने करोड़ तक मैक्सिमम? 3 crore. 3 करोड़। इसी में से कोई 1 करोड़ होगा, कोई 2 करोड़ होगा, कोई क्या होगा, 3 करोड़। आप कहिएगा सर तब तो इन्हें लिस्ट क्यों करें? क्या कोई छोटे से ही तो बड़ा बिजनेस बनता है या बड़े से ही बड़ा बिजनेस बनता है हमेशा? छोटे से बड़ा। छोटे से आज आप बड़ा. देखिए कितने स्टार्टअप बन रहे हैं, तो ये स्टार्टअप अपने आप को लिस्ट नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं। अगर ये करते हैं। चाहते हैं आप एसएमई एक्सचेंज सब पढ़ाऊंगा, यही ओटीसी जो एक्सचेंज है ना, इसी को चेंज करके क्या बोल दिया गया, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज एक्सचेंज। जहां पे कहा गया कि ये जो स्टार्टअप और छोटी छोटी कंपनी आ रही है, कहां भी इंफोसिस और ये सब में तो खो जाएंगे, उनमें लोग कैसे पैसे लगाएंगे? तब ना जब वो भी कहीं ट्रेड दिखेगा, विजुअलाइज होगा, तो उनके लिए स्टॉक एक्सचेंज बनाए। हम थोड़ी पुरानी बात कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो कहा ये कैसा स्टॉक नेशनल एक्सचेंज, वाइड है या फिर कैसा है? क्या? जैसे डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज नेशनल वाइड है, तो ये भी नेशनल वाइड है। ये भी आपका जो है वो नेशनल वाइड इसका टर्मिनल है, बस अंतर क्या है, Smaller companies के लिए. Smaller छोटे कंपनीज के शेयर Startup. क्या होते हैं, लिस्ट होते हैं, जिनका कितने तक का है, 3 crore. मैक्सिमम 3 करोड़। 3 करोड़ तक का है। अब देखिए ये जो आपका वो बिल्कुल ऐसे ही हुआ। आप गुड़गांव गोल्ड शॉप का नाम सुने हैं? नो सर। मैं बस एक बार गया हूं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गोल्ड और डायमंड मिलते पूरे के पूरे मॉल में, और कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो है बहुत बड़ा मार्केट, दूर से देखने में लगेगा कि सोने की तरह चमक रहा है पूरा मार्केट ही, उसमें कुछ भी और नहीं है, सिर्फ मतलब खाने पीने के शॉप्स हैं, लेकिन वहां पे कोई भी आपको जो है गारमेंट्स वगैरह के शॉप नहीं मिलेंगे। सिर्फ क्या मिलेंगे, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम। तो इसीलिए नाम ही रख दिया उसका गोल्ड शॉप। मैं एक बार गया था, आप कहिएगा कब से लूटने गए थे? नहीं, मेरी भी कभी शादी हुई थी, अभी नहीं, अब तो बहुत दिन हो गए। तो उस समय मैं गया था, आप कहिएगा सर इतने मिले थे कि वहां गए थे? नहीं, बोला गया था कि चलिए भाई आपके लिए अंगूठी खरीदी जाए, तो साथ में इन लॉज थे, वो लेके गए थे। आपको तो पता है मैं मोजिटो कब पीऊंगा, जब जब कोई और पिलाएगा। कोई लेकर जाए. मेरे स्टूडेंट होकर के छी टीचर की इतनी जो है वो बुराइयां करते हैं, थोड़ा तो शर्म कीजिए। लेकिन आप सही कह रहे हैं, कब पीऊंगा मोजिटो, जब कोई और पिलाएगा। ऐसे आपको क्या लगता है मैं गोल्ड शॉप कब गया हूँगा अपने से कुछ खरीद? जब जब कोई आई लेकर लॉस गया हो. दिलाएंगे। हाँ जी, जब किसी ने बोला होगा कि चलो आपको उस दुकान में कुछ क्या करते हैं, दिला देते हैं, तो क्या मैं मना करूंगा? नो sir. सर। आप भी कभी ऑफर कीजिएगा, आई डोंट। तो अब वहां पे गया, वहां पे अगर मान लीजिए कि कोई जाए और
आपने इस तरह का बना हुआ किसी हॉकर को कुछ बेचता हुआ देखा? इसमें कान के झुमके, नाक के टॉप्स। हाँ जी, राष्ट्रीय, दिव्यांशी, आप लोग ज्यादा ये एक्सपीरियंस किए होंगे। यस सर। इस तरह से कुछ कुछ चीज वो बेचते रहते, कान के झुमके वगैरह, टॉप्स, ये सब चीज यस सर। ऐसे बना के बेचते हैं ना। Yes, ये लेकर के गोल्ड शॉप के आगे अगर वो बैठ जाए तो कोई इसको रिकॉग्नाइज करेगा, बिकेगा? नो सर। बिल्कुल नहीं। सर क्योंकि वहां पे जो गया ही हुआ है उसके माइंड में पहले से सेट है, उसे गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम लेना है। वो भी कोई लेगा इतने कैरेट का हीरा, तो कोई लेगा इतने कैरेट का हीरा। समझ रहे हैं? सदा के लिए। यस सर। लेकिन यही अगर लेकर के बैठ जाए जनपथ में, अगर कोई दिल्ली से होंगे, कोरिलेट कर पा रहे होंगे, या ये कमला नगर मार्केट में, सुना है इन मार्केट का नाम? यस यस सर। सर सरोजनी नगर मार्केट में अगर वहां Yes, लेकर के sir. बैठे तो मुझे बताइए बिकेगा या नहीं, या लोग रिकॉग्नाइज करेंगे या नहीं? यस सर। यस सर क्या ऐसा हो गया? वही बंदा तो है। इसका मतलब मार्केट का अंतर है। इसी Yes, मार्केट को देने के लिए सेबी को बोलना पड़ा कि आप इनको कहां लिस्ट कर सकते हैं? ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इंडिया। अब तीनों के तीनों स्टॉक एक्सचेंज आपने समझ लिया। यस सर। यस सर अब ये तीनों स्टॉक एक्सचेंज समझ लिया तो मुझे बताइए सेबी ने क्या बोला? तीनों में करो या किसी एक में कर दो? किसी में भी तीनों में करो। किसी नहीं, लॉ के अकॉर्डिंग वर्ड बताइए। कंपनी की जान क्यों मार रहे हैं? कंपनी को कंपल्सन है इन तीनों में से किसी न किसी एक में क्या करना पड़ेगा? लिस्ट लिस्ट करवाना। करना पड़ेगा। अगर वो एक से ज्यादा में करना चाहे तो सेबी रोकेगा? नो सर। नो सर अच्छा बात है। जितने ज्यादा मार्केट में होगा इन्वेस्टर के लिए लिक्विडिटी उतनी ज्यादा होगी कि नहीं? यस यस सर। सर अरे भाई, टमाटर दिल्ली में 4 जगह मिल रहा है, जो जगह नजदीक पड़े वहां से बटोर लीजिए। अगर Yes, नहीं तो एक ही मार्केट में रहेगा तो किसी न किसी के लिए तो दूर हो जाएगा। यस तो सर। ऐसे ही इन्होंने जो है वो मार्केट ज्यादा बना दी और क्या कहा कि आप इनमें से कहीं भी अपने आप को क्या कीजिए, लिस्ट कर लीजिए। अब आगे के बारे में बात करते हैं। ये कहता था डीआईपी गाइडलाइन ने, ये बात कही। किस गाइडलाइन ने? सेबी डीआईपी गाइडलाइन। हर सेबी डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइन ने। क्लियर है? यस सर। किसी एक में अगर आपका 5 करोड़ का इशू है तो आपके लिए कौन कौन सा स्टॉक एक्सचेंज अवेलेबल है? डायनामिक एंड रीजनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, डेजिग्नेटेड डायनामिक यानी कि एनएसई बीएससी, और यहां पे तकरीबन 21 जो है वो स्टॉक एक्सचेंज है रीजनल। जहां जहां आपको करना है लिस्ट कर लीजिए। बताऊंगा आज के डेट में रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, ओटीसीआई सब बंद हो रहा है। रीजनल तो बिल्कुल बंद हो रहा है। अब Yes, क्यों sir. बंद हो रहा है उसकी भी कहानी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी पीछे ही रहिए डीआईपी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। हुआ क्या कि कंपनी को जब ऐसा बोला गया तो एनएसई बीएससी आपको क्या लगता है ये ज्यादा पैसा लेते होंगे रीजनल स्टॉक एक्सचेंज से या कम लेते होंगे लिस्टिंग का फी? ज्यादा। मैंने नहीं बोला, आपको खुद कॉमन सेंस ये आपका बता रहा है, क्योंकि नेशन वाइड टर्मिनल वगैरह है तो वो क्या बोल रहे हैं, ज्यादा लेंगे। यस सर। यस सर। अगर कंपनी तो चाहेगी खाना पूर्ति करना, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने से उनको आगे कोई फायदा नहीं है, तो वो तो चाहेंगे सस्ते में क्या हो जाए, ये कंप्लायंस पूरा हो जाए। और आज के डेट में आप देखिएगा मैक्सिमम जगह पे कंप्लायंस को लोग चाहते हैं क्या करना, सस्ते में निपटा लेना, मतलब कोई फाइन पेनल्टी ना लगे और ज्यादा देना ना पड़े। यही पर्पस हो जाता है बहुत लोगों का मेंटालिटी, यस सर। अनटिल अनलेस कि उस चीज से उनको हार्म ना होने लगे इनडायरेक्टली। तो अब ज्यादातर लोग करने लगे रीजनल स्टॉक एक्सचेंज में। अब जरा सोचिए, कंपनी ने जब शेयर इशू किया तो ऑल ओवर इंडिया से लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। यस सर। आपने Yes, हर sir. जगह इंटरमीडिएरीज वगैरह रखा करके एप्लीकेशन फॉर्म रखा, बेंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, यूपी, हर जगह रखवाया ना, यस सर। ताकि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो। सबने शेयर भी लिया और आपने कंपनी को लिस्ट कर दिया दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में। क्या आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन किया? नो नो सर। सर। हो सर। नो। बेंगलोर में बैठा बंदा है, 10,000 रुपए का शेयर लिया, 15,000 का शेयर लिया, 20,000 का शेयर लिया। 20,000 का शेयर लेना गुनाह है? नो नो सर। सर। सर 20,000 का शेयर लिया तो क्या वो नहीं चाहेगा कि उसे पता चले कि शेयर का प्राइस क्या है? यस यस क्या सर। हर दिन जो है वो ट्रेन पकड़ के चलेगा तो 2 दिन में पहुंचेगा, प्राइस देख करके पता चल जाएगा, 2 दिन लगेगा। यस सर। कॉस्ट Yes, इफेक्टिव sir. नहीं है।
अब अगर उसको कभी बेचना रहा तो जरा सोचिए कितना कन्वीनियंट है उसके लिए। बेला बैठा हुआ है, ऑफिस वगैरह उसका है नहीं, आराम से पैदल चलेगा, 2-3 महीने में पहुंचेगा, बेच के जाएगा। क्योंकि अगर वो ऐसे जो है वो ट्रेन से आने जाने लगा, मैं ट्रेन की नॉर्मल बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल 3AC से भी आया, छोड़ दिए स्लीपर क्लास से भी आया, तो भी उसका जो है वो बजट ढीला हो जाएगा या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और आपको Yes, पता sir. ही है कि ट्रेन का टिकट कितने आसानी से, कितने जल्दी चुटकी में मिल जाता है। आप कहिएगा सर फ्लैट से आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, 10,000 का शेयर लिया, 20,000 का शेयर लिया, किससे उड़ा करके ला रहे हैं? Like, Right. शायद वो फ्लैट के नाम से ही डर जाए, ऐसा भी तो व्यक्ति हो सकता है। yes, क्या रिक्शा वाला, चाय वाला या नॉर्मल जो है एक दुकानदार नहीं पैसा लगा सकता है? लगा सकता है सर। यही कुनवा तो पैसा लगा रहा है, अगर आप देखिएगा तो कैसे आप इसको प्रैक्टिकलिटी पे लाइएगा? सेबी ने तो कह तो दिया कि एक ना एक किसमें, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में। तो सेबी ने जब ऐसा किया तो लोगों ने जो है उनके जो है वो पर्पस की ऐसी की तैसी कर दी कि नहीं? ऑब्जेक्टिव डिफीट हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. yes, sir. ऑब्जेक्टिव क्या था लिस्टिंग का? लोगों को लिक्विडिटी मिले, लोग उसके प्राइस को देखें, क्या पर्पस पूरा हो रहा है? No, sir. मैं तो कहूंगा दिल्ली वालों के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि हर दिन जाकर के देखे। सोचिए, मैं सुबह से शाम से रात तक गरीब आदमी पापी पेट के लिए लगातार काम करना पड़ता है, अपने बैंक तक तो जाने की फुर्सत नहीं। अभी कोई चेक दे देता है तो चेक एक्सेप्ट अब नहीं करते हैं, कहते हैं क्या करो, कहां पैसे डालो, बैंक अकाउंट नेफ्ट करो, चेक से नहीं, क्योंकि चेक को क्या करना पड़ेगा, जाकर डिपॉजिट कराना और जमा करने के लिए बैंक के बैंकिंग आवर में जाना पड़ेगा, Yes, sir. और उस Yes, बैंकिंग sir. आवर में आपका आवर नहीं रहेगा काम करने का। Yes, sir. यानी 2, 5, 10 हजार के चेक के लिए आप जो है वो 50,000 का अपना काम को सेक्रीफाइस करें। कहीं भी आप जाइएगा तो घंटे भर 2 घंटे लगेंगे, नहीं लगेंगे? Yes, Yes, sir. sir. yes, sir. और आप जब जाएंगे तो जरूरी बैंक खाली रहेगा, आप गए उससे फटाक से लिया दे दिया, हो सकता है आप कतार में भी लग गए। और मजेदार बात, कभी कभी तो उनके सर्वर डाउन रहते हैं, सुना होगा। Yes, sir. yes, Yes, sir. sir. कितना मजा आएगा जब दिन भर का आपका सारा शेड्यूल अस्त व्यस्त हो जाए। तो मुझे बताइए, क्या रियली सेबी का पर्पस फुलफिल हुआ लिक्विडिटी का, जो बोला कि जितने बार शेयर इशू करोगे हर बार लिस्ट करो? इससे अच्छा तो लिस्ट भी नहीं कराते, Yes. लोग खुद से तब ट्रेड भी कर लेते जैसे तैसे। हाँ या ना? yes, Yes, sir. sir. लेकिन Yes. सेबी को ये जानते जानते समझते समझते ज्यादा नहीं, सिर्फ 11 साल लग गए। कितने साल? 11. 11. और 2009 में सेबी को ये रियलाइज हुआ। सोचिए किस ईयर में? 2009. 2009 में उन्होंने इसको रिपील कर लिया। रिपील का मतलब होता है उस चीज को हटा दिया जाना, यानी कि नाउ सेबी DIP गाइडलाइन, डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइन इज नो मोर। तो इसका मतलब उसकी जगह कुछ तो इंट्रोड्यूस करेंगे। Yes, sir. अपने मार्केट को एनालाइज करते हुए जो जो कमी दिखा DIP गाइडलाइन में, उन सब को ठीक करते हुए उन्होंने नया गाइडलाइन इशू किया जिसका नाम दिया सेबी ICDR रेगुलेशन 2009, सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2009। ये पूरा का पूरा रेगुलेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा। किस चैप्टर में बोला भी है एक आध बार, किस यूनिट में? प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी Public मार्केट। management। जब आपको पब्लिक इशू मैनेजमेंट प्राइमरी मार्केट पढ़ाऊंगा तब। इस गाइडलाइन के तहत, इस रेगुलेशन के तहत उन्होंने क्या बोला, अगर कोई कंपनी पब्लिक के बीच में शेयर इशू करना चाहती है तो उन्हें अब एक न एक डेजिग्नेटेड और डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करना पड़ेगा। लेकिन वर्ड क्या बदला उन्होंने? रिकॉग्नाइज की जगह बस क्या बोल दिया? अब मुझे बताइए, रियल पर्पस पूरा होगा या नहीं? Yes, sir. होगा. Yes. यानी अगर आप कंपनी है तो आपको NSE BSE में से किसी एक में, ये नहीं बोला कि किसी एक में ही करो, लेकिन किसी एक में करना ही करना है, अगर आप दोनों में लिस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं. कर सकते हो. मोस्ट वेलकम। आप जो है वो बचे हुए 21 रीजनल स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. मोस्ट वेलकम। जितना ज्यादा करेंगे लिक्विडिटी मिलेगी। लेकिन फिर आपको ये लगेगा कि लोग जो है वो क्यों करेंगे, सबको जवाब मिलेगा। फिलहाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं?
Yes, कर sir. सकते हैं। Sir. अब जब आपने कंपल्सन में ये दोनों डाल दिया तो मुझे बताइए, जो कंपनी लिस्ट करने आएगी उनके लिए तो मजबूरी हो गया एनएससी बीएससी में लिस्ट करना ही करना है। तो अब खुद ब खुद Yes, sir. यहाँ पे जाने वालों की संख्या कम हो जाएगी। Yes, sir. और यही वजह है कि धीरे धीरे बहुत सारे रीजनल स्टॉक जैसे अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, इंदौर स्टॉक एक्सचेंज, ये सब बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज को चलने के लिए वहां पे कंपनी लिस्ट होगी तब ना उनको पैसे आएंगे, तभी ना वो स्टाफिंग Yes, sir. टर्मिनल सब कुछ मेंटेन कर पाएंगे, जो भी वहां पे भी जो मेंटेनेंस होगा। तो इसीलिए धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज बंद होते जा रहे हैं। अब ये जो है ये सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन में बोला हुआ है। कब बोला गया? 2009। 9. बहुत अमेंडमेंट वगैरह होता गया उसके बाद अब जो आप जानते हैं वो है सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। कौन सा ईयर चल रहा है? 2018। जैसे कंपनीज एक्ट 1956 नाम सुना था? Yes, sir. आप कौन सा भी पढ़ रहे हैं? 2013. 2013। ईयर कौन सा? 2013. अब देखिए 10 साल हो गए हैं अप्रोक्स, नहीं हो गए 2013 को? अभी भी बेस ईयर क्या लिख रहे हैं वो? 2013। 13. जब ये 2013 में चेंज हुआ था उससे पहले 2012 तक क्या बोलते थे? कंपनीज एक्ट व्हाट? 1956. इसका मतलब उस बीच के अमेंडमेंट नहीं डाले जाते थे? Yes, sir. Yes, sir. डाले जाते थे। डाले जाते थे, लेकिन बेस ईयर वही रहता था। तो इसलिए 2018 तक जो इतने सारे देखिए अमेंडमेंट के हम करते जाते हैं, और जब लगता है ना कि अब और अमेंडमेंट जैसा पॉसिबल नहीं है तो क्या करते हैं? क्लॉज घुसाते जाते हैं, सब क्लॉज घुसाते जाते हैं। जब लगता है कि अब ऐसी की तैसी हो गई है हमारा पूरा का पूरा बेयर एक्ट, तो बोलते भाई फिर से क्या करना पड़ेगा? रीड्राफ्ट करना पड़ेगा। तब बेस ईयर को क्या कर देते हैं? चेंज। और तब तक क्या लगाते रहते हैं? अमेंडमेंट। मतलब बिल्कुल वैसा ही समझिए। पता नहीं आज के लिए एग्जांपल कितना रेलिवेंट है, लेकिन अगर आप इसको कनेक्ट कर पाए, ये हम लोग के समय की दुखभरी कहानी। अभी तो नहीं, मैं भी जब आप लोग की तरह था तो ज्यादातर जींस पहनता था क्योंकि गंदे कम होते थे। तो जींस पहना, अगर जींस फट गया तो एक जगह फटा तो उसको रफू कराते थे। आप कहेगा सर फटा, आजकल तो थोड़ा सा फटता है तो और क्या कर देते हैं? वो क्या बन जाता है? स्टाइल। और वो बंदा क्या कहलाता है? कूल। डूड बोलते हैं ना, डूड यू आर सो कूल, नहीं बोल देते हैं? हम लोग के समय में अगर आप वो फटा हुआ पहनते थे तो कूल नहीं, उसे नामाकूल बोला जाता था। और जो मुक्के पड़ते थे मत पूछो। तो अगर एक जगह फटा तो रफू करा लिया, फिर फटा तो रफू करा लिया। ऐसे करते करते एक समय ऐसा आता था जब जींस कम और रफू क्या है? ज्यादा. तब वैसे केस में पापा के पास अपील की जाती थी तो नया जो है वो जींस मिलता था। मतलब और रफू की गुंजाइश नहीं तो नया क्या किया गया? जींस। मैं ही पहन रहा हूं उस जींस को, रफू वाला भी मैं ही पहन रहा था। वैसे ही एक्ट है, रेगुलेशन है, उसमें लगातार हम रफू करते रहते जब जो जरूरत पड़ता है। उसी रफू का नाम क्या है? अमेंडमेंट। और जब लगता है कि अब अमेंडमेंट कर करके जो है वो चीज अस्त व्यस्त हो गया है तो क्या करते हैं? नया ड्राफ्ट. पूरे तरफ से हटाते हैं और तब नए तरीके से उसको लेकर के आते हैं। ठीक वैसे ही 2018 में फिर से नाम वही रह गया, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन। कौन सा? 2018। क्या इन 5 सालों में कोई चेंज नहीं आया होगा? आपको क्या मैं 5 साल पुराना पढ़ा रहा हूं? नो। लेकिन अभी भी बेस ईयर नेम क्या है इसका? 2018। और अमेंडेड तो जो लेटेस्ट है वो आप पढ़ रहे हैं। तो अभी के अकॉर्डिंग सेबी ने अब फाइनली क्या बोला है? अगर कोई कंपनी शेयर इशू करेगी पब्लिक में तो उसे एक ना एक डेजिग्नेटेड और डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करना ही पड़ेगा. और इसके अलावा और जितने में करना चाहे वो क्या है? उनकी मर्जी है। अब ऐसा उन्होंने कह दिया तो रीजनल स्टॉक एक्सचेंज का दुकान थोड़ा कम होने लगा। हमारे स्टॉक एक्सचेंज का बेसिक 3 काम, एक काम लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, दूसरा ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, दूसरा इसीलिए मैंने पहले बोल दिया क्योंकि ये दोनों आप सुने हुए हैं, हाँ या ना? यस सर. Yes, sir. तीसरा जो है वो डिलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ये थोड़ा कम सुने हैं।
Yes, sir. क्योंकि ये नेगेटिव साइड में है। अगर कोई चीज लिस्ट हुआ है और उसे डिलिस्ट करना चाहे, कब कर सकते, कैसे कर सकते, सारी कहानी तो बताऊंगा, लेकिन अगर मैं लिस्टिंग के थोड़े एस्पेक्ट बताऊंगा तो आप थोड़ा सा डिलिस्टिंग समझ जाएंगे। मतलब ये कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज के मेजर 3 काम, लिस्टिंग, डिलिस्टिंग और क्या है, ट्रेडिंग। अगर हम ये समझ ले कि कैसे लिस्ट किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज में, कैसे डिलिस्ट किया जाता है, क्यों डिलिस्ट किया जाता है, कैसे ट्रेड किया जाता है, क्यों ट्रेड किया जाता है, यानी ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज में ही सारे चीज आपके आते हैं। ये जो सेंसेक्स है, ये जो निफ्टी है, ये जो इंडेक्स है, कैसे बनता है, कैसे पॉइंट से गिरता बढ़ता है, 1 पॉइंट गिरने बढ़ने का क्या मतलब हुआ, हम शेयर खरीदते हैं और शेयर्स जो है वो कैसे हमारा जो है वो हमारे पास चला आता है, हम जब बेचते हैं तो कैसे हमारे पास पैसा चलाता है, दूसरे के पास चला जाता है, वो सब किसका पार्ट है, ट्रेडिंग का पार्ट है। तो हम अगर ये 3 चीजों को समझ ले तो पूरा का पूरा ये हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, खत्म। आपको क्या लगता है इतना ही इजी होगा ये तीनों खत्म होना? तो एक ही स्लाइड में खत्म हो जाता है या लेगा टाइम, होगा सब में डेप्थ? टाइम लगेगा सर। अब जरा याद कीजिए, हम लोगों ने जब फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ा था तो क्या बोला था, अगर ये 4 कंपोनेंट पढ़ ले तो फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ लेंगे। यस सर। साला ना दम, ठीक है, हम पढ़ सब कुछ लिए, समय लगा ना। यस सर। डिपोजिटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तो डिपोजिटरी सिस्टम फट से तो समझ लिया एक बार में कि अगर हम डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट और डीमैट अकाउंट ये 3 जान जाए तो खत्म। यस सर। हाँ या ना? यस सर। लेकिन लगा ना उन चीजों को पढ़ने में समय, उसमें कितने बात और निकलते गए। वैसे ही यहाँ पे हम अगर ब्रॉड सेंस में देखें तो 3 ही बात जानना है, ये पूरा 5 चैप्टर और 5 यूनिट खत्म। क्या क्या? लिस्टिंग, डिलिस्टिंग एंड ट्रेडिंग। अब इसी 3 में जो जो पूछ आता जाएगा, ब्रांच आता जाएगा, सब पे लटकते जाएंगे। शुरू करें लटकना? यस सर। अब यही चीज हमें एक एक करके पढ़ना है, लेकिन इन चीजों को एक एक करके पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको कहानी सुनना पड़ेगा। याद कीजिए, जब हम डिपोजिटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे तो हमने नहीं कहा था कि डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट और डीमैट अकाउंट जान लेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमने बैंक और डीमैट अकाउंट का कंपैरिजन किया था। यस सर। बेनिफिट जाना था, तब आए थे ना एक एक करके। तो वैसे ही हम इससे पहले कि यहाँ हमला करें, इससे पहले हमें कुछ बेसिक एस्पेक्ट जानने पड़ेंगे। जरा वो बेसिक एस्पेक्ट समझते हैं क्या है। पहली बात हमने क्या कहा, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, प्रोसेस समझना है। डिलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं डिलिस्टिंग वाला चीज क्यों है, क्योंकि आपको लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज का लॉजिक पता है, हाँ या ना, कि क्यों लिस्ट करते हैं। भले सेबी के मुक्के के ही डर से करते हैं ना। यस सर। ट्रेडिंग का भी आपको कॉन्सेप्ट पता है क्यों करते हैं। यस सर। लेकिन डिलिस्टिंग थोड़ा मुश्किल हो रहा है पचाना। इसके लिए ना अभी एक छोटा सा हाजमोला देते, बाकी बाद में ढेर सारा आजमाइन खिलाएंगे आपको। अब कोई कंपनी अपने आप को लिस्ट करने जा रही है, कंपनी कहां पे ये बात लिखेगी कि मैं अपने आप को लिस्ट करने जा रहा हूं? मुझे बताइए, पब्लिक इशू ला रही है ना कंपनी। यस सर। ऑफर डॉक्यूमेंट में, ठीक है, उसका नाम प्रोस्पेक्ट। अभी आप जो बोलेंगे मैं मान लूंगा क्योंकि वो मैंने पढ़ाया नहीं है, तो इसको ब्रॉड सेंस में कह देते ऑफर डॉक्यूमेंट। यस सर। क्योंकि ये ऑफर डॉक्यूमेंट का नाम प्रोस्पेक्टस है, इस ऑफर डॉक्यूमेंट का नाम एवरेज प्रोस्पेक्टस है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस है, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, फिर इसी का नाम आपका जो है एवरेज प्रोस्पेक्टस है, इसी का नाम इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है, इसी का नाम जो है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है। यस सर। सारे जो है वो नाम है, लेकिन ये सब है ऑफर डॉक्यूमेंट। अब ये ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ रहेगा, इसमें लिखा हुआ रहेगा तो इससे सब्सक्रिप्शन पे कोई असर पड़ना है? अगर कोई एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो रहा हो और कोई 2, एक एनएसई में तो लिस्ट होना और बीएसई में लिस्ट होना कंपलसरी है। यस सर। एक कंपनी है जो सिर्फ एनएसई में लिस्ट हो रही है, एक कंपनी है जो एनएसई बीएसई दोनों में लिस्ट हो रही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाएंगे तो क्या ये चीज आपके डिसीजन को अफेक्ट करेगा या नहीं? करेगा सर। क्यों करेगा ये बताइए। सर क्योंकि लिक्विडिटी ऑफ शेयर्स थोड़ी इजी रहेगी दोनों में। एकदम अंतिम तक पहुंचना है। कैसे लिक्विडिटी को अफेक्ट करेगा? सर जो ट्रांसफर ऑफ शेयर है वो इजी रहेगा, मार्केट में डील कर पाएंगे, प्राइस में हम लोग देख पाएंगे कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। और थोड़ा क्लियर कीजिए, थोड़ा और स्पेसिफिक होके क्लियर कीजिए, कहीं ना कहीं इसको कनेक्ट कीजिए इसके एक और बात से, क्योंकि वो बात आपको बताया हुआ हूं
सब ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं। कुछ ट्रेडिंग अकाउंट को लेकर के कुछ सोचिए। सर जो डिपॉजिटरी है वो पार्टिसिपेंट पीपी जो है हमारा सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड किसके जरिए करते हैं? ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर वो कहाँ पे लिस्टेड है? और ब्रोकर जो है वो कैसे ब्रोकर बनता है, मेंबर बनता है, किसका बनता है? स्टॉक एक्सचेंज दोनों का। अगर कोई कंपनी सिर्फ एनएससी में ही लिस्टेड है मान लीजिए, और आपको कहीं इसमें ट्रेड करना है, तो आपको ब्रोकर ढूंढना पड़ेगा, वो ब्रोकर जो किसका जो है वो मेंबर हो, एनएससी का। अगर आपको बीएससी के ढेर सारे ब्रोकर दिख भी रहे तो उसके जरिए ट्रेड कर पाएंगे? नो सर नो सर। मतलब मैं थोड़ा एग्जैक्टली और आपको पहुंचा रहा हूं, क्योंकि मैं इंटरव्यू में रहता हूं तो मुझे इतना तक जब कोई बताता है तो मैं बोलता हूँ मोगैम वो खुश हुआ, वरना मैं मानता हूं कि रट्टा मार है। अब देखिए, अगर जो है वो ब्रोकर आपको मिला बीएससी का, तो एनएससी में लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को ट्रेड नहीं कर पाएंगे। नो सर लेकिन अगर आपकी कंपनी एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड है, अब बताइए कोई भी अंधा लूला काना कुना ब्रोकर मिलेगा तो ट्रेड कर पाएंगे या नहीं? यस सर यस सर। एनएससी का मिले ब्रोकर का मिले, किसी के साथ जो है वो ट्रेड कर सकते हैं या नहीं? यस सर यस सब सर। सही, टर्मिनल फर्मिनल सब सही, लेकिन पहले ब्रोकर भी तो चाहिए। यस सर बाय दिस वी कैन से लिक्विडिटी। क्लियर है? यस सर तो अब कोई एनएससी में है और कोई एनएससी बीएससी में, दोनों में है, तो बताइए उसका सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा जो दोनों में है, या जिसका एक है उसका सब्सक्रिप्शन ज्यादा होगा? जो दोनों में। तो दोनों में है सर। अब एक और चीज बताइए, अगर हम यहां बात करें कि इन्होंने अपने आप को रीजनल स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट किया, आप कहेंगे सर अब क्या काटा उसे, पैसे ज्यादा हो गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उनका सबसे जो है वो पहला गोल, प्राइम गोल क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन। और ये रेस ऐसा ही रेस होता है जैसे अगर किसी ने बर्थडे मनाया, अगर शर्मा जी की बेटी की बर्थडे हुई, उन्होंने जैसा दावत दिया, वर्मा जी भी क्या करेंगे, एक ही मोहल्ले में है तो उससे कम नहीं करेंगे। यही तो है शो ऑफ, यही तो दिखावा है। कोई भी शर्मा वर्मा प्लीज माइंड मत कीजिएगा, जो मेरे मुंह में आता है वो एग्जांपल में बोल देता हूं, इसका मतलब कोई शर्मा वर्मा है तभी वो खांस रहे हैं, नहीं। चलिए, तो अब अगर हम बात करें कि दिखावे में कोई उससे कम नहीं करेंगे, वैसे ही अगर कोई कंपनी है, उन्होंने पब्लिक इशू लाया, उनका इशू जो है वो 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, और ये ओवर सब्सक्रिप्शन मैंने बताया है वर्ड, आगे भी बताऊंगा, लेकिन एक बार फिर जान लीजिए, अगर कंपनी ने बोला मुझे 1 लाख शेयर इशू करना है, लोगों का रिक्वेस्ट आया 10 लाख का, तो इसका मतलब कितने टाइम्स ओवर सब्सक्राइब? 10 टाइम्स। जितने का कंपनी दे रही उससे एक ज्यादा भी अगर आपने शेयर्स लिया तो इसका मतलब वो क्या माना जाएगा? ओवर सब्सक्राइब। तो कंपनी चाहेगी, अगर टीसीएस इशू ला रही है तो देखेगी कि इंफोसिस का शेयर अगर 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होता तो मेरा इससे ज्यादा तो होना ही चाहिए। अब वो इसके लिए क्या करे? तो उसने ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा कि हम एनएससी बीएससी, और उसने रीजनल सेंटिमेंट को गैदर करना चाहा। किस सेंटिमेंट को? और रीजनल सेंटिमेंट हमारे देश में बहुत ज्यादा है, ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट है लेकिन है। हमारे यहाँ रीजनल सेंटिमेंट, कास्ट का सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है, बायसनेस है लोगों में इस चीज को लेकर के। मैं बात कर रहा हूं पब्लिक एट लार्ज की, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो पब्लिक एट लार्ज में रीजनल बायसनेस या कास्ट को लेकर के आपको बायसनेस दिखता है या नहीं? क्योंकि आप पढ़े लिखे का आदमी। यस सर। तो आप अपने सोसाइटी में ये महसूस करते हैं या नहीं? यस सर। इसी चीज को इनकैश करते हैं कंपनी वाले। वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि ठीक है, अगर हम इस कंपनी को कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट कराएं, तो जो बंगला स्पीकिंग और जो कलकत्ता यानी बंगाल के लोग हैं, मतलब बांग्ला बोलने वाले लोग, उनके बीच में थोड़ा रीजनल सेंटिमेंट जाएगा या नहीं? वो बोलेंगे এটা আমার কোম্পানি রে বাবা, ভালো কোম্পানি, আমি শেয়ার লিবো রে बाबा। पॉसिबल? यस सर हो सकता है। यस सर। अब देखिए सब्सक्रिप्शन अप होगा। यस सर। ऐसे ही जो है वो आपने कहा कि इसको हम दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करेंगे, दिल्ली वाले दिल खोल के बोलेंगे भाई दिल्ली में लिस्ट कर रहे हैं, क्या करेंगे? हम तो कम से कम इन्वेस्टमेंट करेंगे ही करेंगे। आ गया रीजनल सेंटिमेंट। यस सर। कहा मगध स्टॉक एक्सचेंज में करेंगे,
मगध स्टॉक एक्सचेंज बिहार यूपी कवर करेगा, वहां करेंगे, सब वहां के लोग बोलेंगे रवा के इस शेयर लेबे के परी, रवा लीव कैसे नहीं, जो भी हो। कहने का मतलब ले लिया रीजनल सेंटिमेंट, यस Yes, सर sir. सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा। यस सर आप बड़े होनहार कंपनी सेक्रेटरी थे, मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा सब्सक्रिप्शन बढ़ाना है, आपने कहा बढ़ जाएगा। आपने इन सारे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराने के लिए फी वगैरह दे दिया। Yes. यस सर। अब मान लेते हैं एनएससी ने बोला 1 करोड़, बीएससी 1 करोड़, रीजनल स्टॉक एक्सचेंज का 50-50 करोड़ का, टोटल जो है वो कितने पैसे जा रहे हैं लिस्टिंग में? 3.5 3.5 crore. करोड़ अगले साल भी जाएगा, हर साल जाता है ये नहीं है कि एक बार कर दिया काम खत्म, अभी तो इनकी रेगुलर कमाई है। अब देखिए अभी तो आपका ओवर सब्सक्राइब हो गया, सर मैनेजिंग डायरेक्टर भी खुश, दे दिया आपको मर्सिडीज एक गिफ्ट में कंपनी सेक्रेटरी को कि भाई तूने इन्फोसिस से ज्यादा करा दिया मेरा, या टीसीएस से ज्यादा करा दिया, ओवर सब्सक्राइब करा दिया 15 टाइम्स, शाबाश मेरे शेर, ये ले शेर, सवारी कर मर्सिडीज की। दे दिया शेर को, क्या दिया? जंगल की जगह क्या दिया? Mercedes. मर्सिडीज। जैसे ये मर्सिडीज मिले भाग जाइए, कहां भाग जाइए? जहां भागना है भागिए। क्यों? अब अगले साल का बैलेंस शीट आया, सुन रहे ध्यान से? Sir. Yes, sir. यस सर। अगले साल का बैलेंस शीट आया, कंपनी का प्रॉफिट 3 करोड़, गुड एनफ प्रॉफिट। Yes. सारे पैसे देने के बाद जिनके जितने भी पैसे थे, जो भी बैंक का लोन दिस दैट सब दे दिया, सिर्फ एक चीज अभी नहीं दिया है। कौन सा फीस? लिस्टिंग फीस। एनुअल लिस्टिंग फी, ये अभी नहीं दिया है, और सब कुछ दे दिया। प्रॉफिट दिख रहा है, यस सर। अब लिस्टिंग फी दिया, अब लॉस दिख गया। Loss हो गया. घर से लाना पड़ रहा है। यस सर। ये जो चौधरी बन के मर्सिडीज लिए थे, एमडी ढूंढ रहा होगा आपको, यस Sir. यस सर। क्योंकि उस समय, अब फिर कोई चौधरी हो तो माइंड मत कीजिएगा, यहाँ चौधरी बोलने का मेरा व्यापक मतलब है, जिसको काबिल बोलना बोलते हैं। तो आप बड़े होनहार बन रहे थे, चौधरी बन रहे थे, ढूंढ रहा होगा। Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए मैंने बोला मर्सिडीज मिले तो क्या करो, लेके भाग जाओ निकल लो। इससे पहले की जो है वो क्या करे, आपको ढूंढ के निकाले। अब जो है वो फिर वो कहता है, पकड़ लिया आपको, भाई लुट गए, ऐसा क्या गुनाह किया, एमडी गा रहा है। तो फिर एक होनहार कंपनी सेक्रेटरी आया, उसने बोला मुझे भी कोई गाड़ी का प्रॉमिस करो तो हर साल ये जो है प्रॉफिट में बदल दूंगा। बोला कैसे? बोला कि आपको इतने लग रहे हैं, एक काम करते हैं, इन सारे जगह से अपने आप को हटा लेते हैं। कहां रखते हैं? NSC. तो कितने पैसे हर साल के बचाएंगे? 2.5 करोड़। अब आप कहेंगे कि अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पब्लिक इशू हो गया या अभी होना है? हो गया. हो गया सर। कितने दिन बीत गए? साल हो साल गया सर। भर. देखते हैं शादी से पहले लड़की लड़के दोनों के नखरे उठाए जाते हैं, नहीं? Yes, sir. शादी से पहले नहीं बेटा ये कर लो, ये कर लो, एकदम बेटा बेटा कह के। लड़के को भी क्योंकि पता है दोनों क्या होंगे, बिगड़ गए कि नहीं करनी है शादी, पॉसिबल। तो इसीलिए घर वाले पीछे पीछे, एक बार शादी हो गई उसके बाद घर वाले क्या बोलते हैं, मरो जहां मरना है। क्यों? क्योंकि अब पता है कि खुद साथ रहेंगे, अब इन लोगों को अपने साथ रखना रहेगा। जैसे ही जो है वो काम निकल गया, अब हो गई ना शादी, डिवोर्स जैसे चीज को छोड़ दीजिए, वो तो बहुत एक्सट्रीम बात हो गई। तो यहां पे वैसे ही कह रहे हो गया ना ओवर सब्सक्रिप्शन, अब क्या करते हैं, डिलिस्ट कर देते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा एस्पेक्ट आता है, वो मैं बताऊंगा कि आप कहेंगे सर तब तो ये चीटिंग हो गया, धोखाधड़ी हो गया, नहीं हो गया लोगों के साथ? यस सर। यस सर निकालेंगे, उस चीज पे भी बात करेंगे, पहले उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, उसका भी रास्ता रखा हुआ है, लेकिन फिलहाल उस चीज को भूल जाते हैं, क्योंकि जो समझाना चाह रहा उसके लिए उस बात को भूलना जरूरी है। अब अगर आपको ये चीज दिख रहा है कि अब क्या बिगाड़ लेंगे इन्वेस्टर, हमारे पैसे तो दे दिए हैं,
तो आप क्या करते हैं, डिलिस्ट करना चाहते हैं, तो ये आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। Yes, sir. यही तो हो गया, डिलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज की जरूरत पड़ गई। यस सर। Yes, sir. तो ये जो हमारा अब डिलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज आ गया, ये डिलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज की जरूरत क्यों पड़ी? पहले लिस्ट किया तो ना डिलिस्ट कर रहे हैं। क्या हमने कोई डिफॉल्ट किया, हमें स्टॉक एक्सचेंज से निकाला जा रहा है, या हम अपनी मर्जी से डिलिस्ट हो रहे हैं? अपनी मर्जी मर्जी को से डिलिस्ट हो रहे हैं। हम अपनी मर्जी से डिलिस्ट हो रहे हैं। ये डिलिस्टिंग जब हम कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा, आप कहेंगे कि सेबी क्यों अलाउ करेगा इस डिलिस्टिंग? तो जरा सोचिए, ये जो पैसे बचेंगे 2.5 करोड़, ये 2.5 करोड़ किनके हैं? कंपनी के सर। Company के sir. कंपनी का पैसा किसका होता है? इन्वेस्टर्स, Shareholder का। शेयर होल्डर। होल्डर शेयर होल्डर्स का। अगर ये 2.5 करोड़ बचा, यहां पे नेगेटिव में गए आप, मिला डिविडेंड? यस No, सर, sir. यस सर। मिलेगा डिविडेंड? लॉस में कंपनी गई तो नो सर। नो नो सर, सर तो नहीं, मिलेगा। डिविडेंड नहीं मिलेगा। कपिल के शब्दों में बाबा जी का डैश मिलेगा। यस सर। मिलेगा आपको डिविडेंड? नो सर। नो सर अगर हम इतने जगह से डिलिस्ट हो जाते हैं तो बताइए आपको 0.5 करोड़ की जगह कितने आपके में बटेंगे? 2.5 करोड़ 2.5। क्योंकि पहले के सारे खर्चे तो हमने ऑलरेडी क्या कर दिए हैं, कम कर दिए। पे कर हटा दिए हैं। ये आपका बचा हुआ पैसा है। अब बताइए मुझे, इन्वेस्टर के लिए ठीक लग रहा है आपको? यस सर। यस सर, यस सर अब इसमें और बात जब मैं बोलूंगा तो कुछ जगह आप नो भी बोलेंगे, लेकिन फिलहाल इतने से अगर आप डिलिस्टिंग का बेसिक समझिए, क्योंकि डिलिस्टिंग तो फिर बहुत बात करेंगे। बस यही वजह है कि सेबी ने क्या किया हुआ है, कुछ शर्तों के साथ, कुछ कंडीशन के साथ डिलिस्टिंग का भी परमिशन दिया है। अब इस डिलिस्टिंग में भी बहुत सारी बात आती है कि आप सारे जगह से हटना चाहें तो, एक जगह से हटना चाहें तो, कितने से हटना चाहते, बहुत सारी बात है, करेंगे बात फिलहाल। तो फिलहाल ये तो समझ में आ रहा है कि लिस्टिंग का भी एक पर्पस है, यस या नो? यस सर। सर डिलिस्टिंग भी एक पर्पसफुल चीज है। यस सर। डिलिस्टिंग दो तरह से पर्पसफुल है, एक तो आप कर रहे हैं खुद से, आप मतलब कंपनी अपनी मर्जी से, यस सर। यस सर। आपने ऐसी नालायकी की है, ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया है, ऐसा डिफॉल्ट किया है जिसके लिए पनिशमेंट जो है वो डिलिस्टिंग है। यस उस सर। समय पॉसिबल। पूरे राजकीय सम्मान के साथ आपको लात मार के स्टॉक एक्सचेंज से क्या कर दिया जाएगा? निकाल दिया। निकाल दिया बाहर निकाल जाएगा। दिया जाएगा। आप नहीं चाहते हैं तो भी क्या कर दिया जाएगा? निकाल दिया। निकाल दिया कितने जाएगा। लोगों को कैपिटल पनिशमेंट मिलता है, सब क्या बोलता है, मतलब खुदीराम बोस की तरह हंसते हंसते चढ़वे फांसी देखवे भारतवासी, क्या वो सीधे अपने गले में फंदा लगा करके लटक जाते हैं हमारे क्रांतिकारियों की तरह, शहीदों की तरह? नो सर। नो सर, नो, No. अंतिम तक मर्सी पिटिशन दिस दैट करते रहते हैं, लटकाया जाता है नहीं फांसी पे उसके बाद भी, अगर वैसा क्राइम किया तो यस यस सर। सर, यस सर। उनकी मर्जी से लटकाया जाता है। नो सर, नो नो सर। सर। ठीक वैसे ही आपने ऐसा ऑफेंस किया है, लेकिन क्या कोई रास्ते से चल रहा है, आपने हल्का सा धक्का दे दिया, उसके लिए फांसी हो जाएगी? नो नो सर। सर। नो सर, उसके लिए वैसा क्राइम होना चाहिए। तो ठीक वैसे ही अगर आपने कुछ ऐसा ऑफेंस किया, ऐसा कॉन्ट्रावेंशन किया है जिसके लिए सजा क्या हो, फांसी। डिलिस्टिंग, तो ही आपको क्या किया जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट कर दिया जाएगा। और वो वॉलंटरली नहीं होगा, आप अपनी मर्जी से डिलिस्ट करा सकते हैं या नहीं? यस सर। करा Yes, sir. सकते हैं, Yes, वॉलंटरी sir. में आएगा, होगा उसका क्राइटेरिया, देखेंगे बात, बहुत सारी बात होगी, इतने जल्दी हो जाएगा तब तो इतने में ही खत्म सारा का सारा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। शुरू हुई है, अभी तो सही तरीके से हम माहौल भी नहीं बना, अभी तो माहौल ही बना रहे हैं इन तीनों को पढ़ने का। अभी तो एक पे पहुंच, जब लिस्टिंग पे पहुंच जाएंगे तो माहौल बनेगा। अभी तो ग्लास वगैरह ला रहे हैं, चखना वगैरह ला रहे हैं। अब यहां पे डिलिस्टिंग एक वॉलंटरी हुआ, एक क्या हुआ, कंपलसरी। जब आपने गलती की है तो क्या किया जाएगा, आपको डिलिस्ट कर दिया जाएगा। अब बात आती है सर। कि अगर हमने वॉलंटरली डिलिस्ट किया तो दो तरह से हो सकता है। एक तो हमारी मजबूरी भी हो सकती है कि हमें उतने पैसे ही नहीं आ रहे कि हम क्या करें, उतने जगह पे क्या रखें अपने आप को, लिस्ट।
लिस्ट करके रखें। listed, और दूसरी हमारी संपत्ति भी हो सकती है, चालाकी, कि अब तो काम हो गया, हो गए शेयर सब्सक्राइब हो गए, अब क्या करो, जो पैसे बच रहे हैं उसको क्या करो, बचाओ। dividend में बांट, दोनों चीज हो सकता है, जो भी हो, लेकिन ये दोनों चीज जो भी होगा माइंड में होगा तो वॉलंटरली ही। कल के डेट में अगर आज आप डिलिस्ट हो गए किसी स्टॉक एक्सचेंज से, तो कल के डेट में क्या दोबारा आप लिस्ट हो पाएंगे? यस है सर। ये कुछ सवाल अभी नहीं पता है हमें। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, सिलेबस को थोड़ा सा कवर कराना चाह रहा हूँ, क्या क्या एस्पेक्ट होंगे। तो पहले तो डिलिस्टिंग, पहले तो लिस्टिंग कैसे, फिर डिलिस्टिंग में बात आ गया वॉलंटरी और कौन सा, कंपलसरी। अगर कंपल्सरी। कंपलसरली किया गया है तो क्या कभी आपको फिर से जो है वो लिस्ट करने का परमिशन मिलेगा? सिक्योरिटीज को एक चीज याद रखिए, लिस्ट कंपनी नहीं होती है, डिलिस्ट कंपनी नहीं होती है, तो क्या होते हैं लिस्ट और डिलिस्ट? शेयर्स, सिक्योरिटी। शेयर्स। तभी मैंने आपको कहा ना कि कंपनी ने इस बार 1 लाख शेयर इशू किया, तो कंपनी लिस्ट हुई या 1 लाख शेयर लिस्ट हुआ? 1 लाख शेयर। और 1 लाख शेयर लिस्ट हुआ, इसलिए हम कह देते कि ये कौन सी कंपनी है? listed, लिस्टेड कंपनी। कल को कंपनी 2 लाख और शेयर इशू की, अगर कंपनी ही लिस्ट होती तो कंपनी एक बार लिस्ट हो चुकी है या नहीं? yes sir, यस सर। तो फिर क्या लिस्ट करने जा रहे हैं? सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी। तो 2 लाख और ये हुआ 3 लाख, तो इसका मतलब है सिक्योरिटी लिस्ट और डिलिस्ट होते, तो अगर एक बार डिलिस्ट हो गए तो फिर लिस्ट होने का क्या प्रोविजन रहेगा? यानी हमें लिस्टिंग, डिलिस्टिंग, ट्रेडिंग इन तीनों में चलना रहेगा। डिलिस्टिंग थोड़ा समझ में आया कि हो yes सकता sir, है, सिचुएशंस हो सकते हैं डिलिस्टिंग के, वॉलंटरली भी सर। और अपने मर्जी से भी और जबरदस्ती भी, दोनों चीज। बाकी डिटेल तो करेंगे बात। ये 3 चीज हमें पढ़ना है, तो मेरे लिए जरूरी था कि ये तीनों बात आप कम से कम समझें कि ये तीनों बात है क्या। तो लिस्टिंग भी समझ गए, लॉजिक भी समझ गए, डिलिस्टिंग भी आप समझ गए, इसका क्या समझ गए, लॉजिक भी समझ गए। ट्रेडिंग तो आप बहुत देर से, जब से हम डिपॉजिटरी पढ़ रहे हैं तब से ही समझ रहे हैं कि ट्रेडिंग के लिए आपको बोलता था ना कि अगर किसी ने अपने डीमैट अकाउंट और अपने किस अकाउंट के जरिए, ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए ऑर्डर प्लेस किया, याद है आपको मैंने बोला था कि जब ऑर्डर प्लेस किया तो आपको एक अकाउंटिंग क्या दिखता है, एंट्री दिखता है, नहीं दिखता है? ट्रेडिंग कैश अकाउंट और ट्रेडिंग व्हाट, डेबिट क्रेडिट जो ट्रेडिंग कैश अकाउंट और ट्रेडिंग शेयर अकाउंट, इन्हीं दोनों में ना डेबिट क्रेडिट होता है। yes sir, यस सर। और ये डेबिट क्रेडिट जो होता है वो एंट्री होने के बाद पहुंच कैसे आप तक पैसे और रुपए जाते हैं, मैंने कहा था ये एक बैकग्राउंड में होता है जिसको हम सेटलमेंट कहते हैं। और किसी खास टॉपिक को पढ़ाते समय मैंने आपको कहा था कि ये सेटलमेंट का पूरा मैकेनिज्म आपको बताऊंगा जब स्टॉक एक्सचेंज पढ़ाऊंगा, और तब जाकर के डिपॉजिटरी सिस्टम और स्टॉक एक्सचेंज का वो मैकेनिज्म जब दोनों मिल जाएगा तो आप पूरी बात को समझेंगे। डिपॉजिटरी सिस्टम आप समझ चुके हैं पहले। अब बताइए मुझे कौन से टॉपिक या किस बात को पढ़ाते वक्त मैंने बोला था कि अभी यहां पे दिमाग मत लगाइए, रेफर टू कीजिए स्टॉक एक्सचेंज, और वहां जब पहुंचेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। जल्दी बताइए क्या पढ़ाते वक्त ऐसा बोला था, वो टॉपिक और वो चैप्टर दोनों बताइए। 30 सेकेंड सोचने के लिए, समय शुरू होता है सोचने का अब। देखो कितने याददाश्त हैं आपकी। चलिए नए नाम से पूछते हैं, मल्लिका। पता नहीं अगर ये रिस्पॉन्ड करेंगे तब ना, बच्चे सब रिस्पॉन्ड जरूर करें, नहीं तो फिर तो रिकॉर्डेड क्लास ले ले वो ज्यादा अच्छा। कुछ तो बोलेंगे नहीं। मृदुला, सर क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? ठीक से सुनिएगा नहीं तो मुक्का मारूंगा। आप बोलिएगा सर अब तो बोलेंगे ही नहीं, एक तो मुश्किल से बोले हैं। मेरा क्वेश्चन है कि हम लोगों ने किसी टॉपिक को पढ़ते वक्त ये डिस्कस किया था
कि शेयर्स जब आप खरीदते हैं तो कैसे आप तक पहुंचता है, बेचते हैं तो कैसे आप तक पैसा पहुंचता है, ये मैकेनिज्म कैसे परफॉर्म होता है, इस काम को करने के लिए खास बॉडी होता है स्टॉक एक्सचेंज का। और वहां उस टॉपिक को पढ़ाते वक्त मैंने कुछ पढ़ा रहा था, मैं उस जगह एक वर्ड आया था और कहा था कि यही वो बॉडी है जो सेटलमेंट के इस काम को करती है स्टॉक एक्सचेंज में, कि शेयर्स खरीदने पे जो खरीदते हैं उनके पास कैसे जो है वो शेयर्स जाता है, जो बेचते हैं उनके पास पैसा कैसे जाता है, और ये बताऊंगा डिटेल में जब स्टॉक एक्सचेंज पढ़ाऊंगा। मुझे वो जानना है कि वो कौन सा एंटिटी के बारे में मैंने कहा था और क्या पढ़ाते वक्त कहा था। सर ट्रेड्स का सेटलमेंट का आपने बताया था। कहाँ पे, किस चीज को पढ़ा रहा था? कुछ तो पढ़ा रहा होगा। यस सर। क्या था वो? सर ट्रेडिंग अकाउंट से जब हम ट्रेड करते हैं। और एक जगह था, उस एंटिटी का नाम बताया था। शिवानी, सिमप्रीत, नहीं, नए नए नाम पहले ढूंढते हैं कुछ कुछ। चलिए, नहीं तो अब कुतुब, कौतुब, आपने तो पहले भी चीजों बहुत बार आपसे बातचीत हुई है, बताएं। नहीं, नितिन, नितिन दो दो हैं, ऐसा क्यों? एक स्मॉल में एन लिखा हुआ, एक कैपिटल में एन लिखा हुआ। बताइए कौतुब, आप कुछ कह रहे हैं? सर ध्यान नहीं आ अच्छा, नितिन, ध्यान नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। प्रतिष्ठा, सर एलिजिबिलिटी ऑफ डीपी में पढ़ाया था शायद आपने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में। वेरी गुड, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। जब मिलेंगे तो आपको वही वाला चॉकलेट देंगे जो चॉकलेट क्या बोले थे राशि, क्या नाम था उस चॉकलेट का? चॉकलेट ट्रफल केक। याद करके आप रखिएगा प्रतिष्ठा, क्या नाम था उसका, क्योंकि मैं तो नाम भी ढूंढता रह जाऊंगा। जब मिलेंगे तो आप बताएंगे तो वो मैं आपको दूंगा। वेरी गुड। और किसी को याद था? सर CCIL क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर से बोलिए। CCIL क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। हाँ, वो तो अब बड़ा नाम हो गया, मतलब वही हुआ। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन वो वर्ड था, यही बस मैं देखिए जो मैं पढ़ा बस उसी में देखना चाह रहा हूं कि आप रिकॉल कैसे करते। याद है ना डीपी पढ़ते वक्त? बाकियों को याद आया या नहीं? यस सर। आ गया सर। याद आया? हाँ जी। सर यस सर हो गया। नितिन, सूरज, चंदा, तारे सितारे सारे हमारे प्यारे, यस सर। याद आ गया? यस सर। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन डीपी में, और बोला भी था कि अभी बताऊंगा, लोड पड़ेगा, बस इतना जान लीजिए कि इसको बताऊंगा। और ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इतने पे खत्म नहीं हुआ है, आएगा अभी ये वर्ड आएगा, इसका पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा। ठीक है सर? हाँ शायद सर मैंने आपको एक मैसेज किया था, मतलब फ्राइडे की क्लास के लिए, शायद आपने उसी में पढ़ाया था ये, मैंने मिस कर दी थी वो फीवर की वजह से। मुझसे फोन पे बात कर लीजिएगा, चलेगा? ओके सर। आराम से, फोन नंबर दिया हुआ है, गरीब आदमी हूं, आपके बिल्कुल इजीली अप्रोच में रहता हूं, टाइम भी दिया हुआ है। ऐसा कुछ भी रहे, अगर किसी का कोई रिक्वेस्ट रहे पूरा नहीं हो पाया हो, प्लीज कॉल वगैरह करके कभी याद दिला दें, भूल जाता हूं तो एक बार प्लीज बता देंगे। ऐसा कॉल भी आप कर सकते हैं, उस मैसेज को भी फॉरवर्ड दोबारा कर सकते हैं, उससे भी लगे नहीं तो आप कॉल भी कर लीजिए, टाइम भी तो दिया हुआ है आपके पास। चलिए ओके ओके सर। अब मुझे बताइए यहाँ कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जैसा चीज वो सब यहां पे देखेंगे ट्रेडिंग वगैरह के समय। अब आप पहले एक काम करें, क्योंकि अभी इसमें और भी कुछ एस्पेक्ट आएंगे। अब हमें इन्हीं तीन चीजों को पढ़ना रहेगा, लेकिन उससे पहले आप, ये आपका कॉपीड है? नो सर। ये सर ये कॉपीड है। चलिए इसको फटाफट कर लीजिए, इन दोनों को फिर आगे बात करेंगे। कीजिए पहले।
Done, sir. सबका डन? चेंज करूं? Yes, sir. ओके। Done. सबका डन? Yes, sir. सर एक मिनट। कीजिए और बताइए। Done, sir. ओके। अब देखिए, हमें बेसिकली पढ़ना है तीन चीज: लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, डिलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, एक एक करके। लेकिन उससे पहले आता है एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हम जो इतने जोर जोर से बात कर रहे हैं, इतने देर से बात कर रहे हैं, इतनी बात कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज, तो सबसे पहले ये स्टॉक एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट आया कहां से? स्टॉक एक्सचेंज कभी ना कभी तो एग्जिस्टेंस में आया होगा। तो क्या ऐसा चीज था जिससे हम स्टॉक एक्सचेंज पे पहुंचे? और स्टॉक एक्सचेंज पहले किस तरह से वर्क करता था? क्या ये कंपनी के फॉर्म में था? क्या ये कोई जो है एसोसिएशन के फॉर्म में था? क्या ये एक जो है वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ये जो है वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन? किस फॉर्म में स्टॉक एक्सचेंज में किस किस तरह के लोग किस किस कैपेसिटी में काम करते थे, कैसे करते थे? कहने का मतलब ओवरऑल हिस्ट्री ऑफ व्हाट? स्टॉक एक्सचेंज। क्योंकि हम जिस चीज के बारे में लिस्टिंग, डिलिस्टिंग, ट्रेडिंग सब कुछ पढ़ने जा रहे हैं, उसका कम से कम हमें थोड़ा हिस्ट्री तो पता हो कि ये आया कहां से, किस तरह से एग्जिस्टेंस में आया।
तो पहले हमें जानना होगा कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज का हिस्ट्री क्या है, कैसे ये इवॉल्व हुआ, तब एक एक करके हमें देखना होगा लिस्टिंग, डिलिस्टिंग और यहाँ का ट्रेडिंग मैकेनिज्म। तो ये सारा चीज हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक के चीजों को एकदम अच्छे से जो है वो रिवाइज कर लीजिएगा। तो आज की फिलहाल मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।